नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल पे मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के भूगोल में जलवायु के बारे में, यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, जलवायु के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझिएगा थोड़ा सा मैं पॉइंट्स को बताता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर लिया आपके ज्योग्राफी में, तो उस वीडियो को भी एक बार देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाएंगे। चलिए, हम लोग जलवायु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा कि भारत की जलवायु कैसी है, यानी कि जब भी ये बात उठती है कि किस प्रकार की जलवायु है भारत की, तो ध्यान रखिएगा कि जब हमने आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि अक्षांश जो है वो जलवायु को डिनोट करती है, जबकि देशांतर समय को डिनोट करती है। तो अक्षांश में यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन में हमने आपको बताया था कि भारत की जो लगभग पूरा आधा भारत है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, वो ट्रॉपिकल जोन में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो भारत है वो टेम्परेट जोन में है। तो मिला जुला करके भारत को ट्रॉपिकल जलवायु वाले देश कहा जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश कहा जाता है मिला जुला करके। लेकिन भारत के साथ एक और कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है वर्षा का, यानी कि मॉनसून का, जो मैक्सिमम समय भारत में रहता है। जैसे कि जून से अगर वर्षा का समय शुरू हो जाता है तो रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटते हुए मानसून तक की अगर बात करें तो ये लगभग नवंबर तक रहता है, दिसंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो किसी देश में अगर 6.5-7 महीना सिर्फ बारिश का महीना हो तो ये अपने आप में एक पूरे के पूरे क्लाइमेट बन जाता है। और इसलिए भारत के जलवायु को ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। मैं फिर से बताऊं, हिंदी में बोल रहा हूं बार बार, तो हिंदी वाले बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है भारत के जलवायु को। और अगर एक शब्द में आंसर मांगा जाए एग्जामिनेशन में कि भारत की जलवायु किस प्रकार के है, तो एक शब्द में आप मानसूनी जलवायु टिक करके ऑप्शन में चले आइएगा, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु अगर लिखा हुआ हो ऑप्शन में तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, वो ज्यादा सुटेबल है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के रिफरेंस में, भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी जलवायु है, ट्रॉपिकल मॉनसूनी है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी है। पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो एग्जाम का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि भारत में सबसे पहले तो जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, ये जरा सा हम एक बार समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जलवायु और मौसम में अंतर बड़ा स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है कि मौसम जहां तक छोटे समय के लिए डिनोट होता है, वहीं जलवायु एक किसी क्षेत्र का लंबे समय के लिए डिनोट होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो ठंडे का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है। ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि गर्मी की जलवायु है, ठंडी की जलवायु है। ठीक है, तो मौसम छोटे समय के लिए होता है, और वही छोटे मौसम एक टाइम पीरियड के साथ जैसे जैसे चेंज होते रहता है, वही एक लंबे समय के लिए किसी जगह का जलवायु बन जाता है। यानी कि भारत के बारे में बात करें तो हम क्या करते हैं कि ठंडी है, फिर गर्मी है, फिर वर्षा का मौसम है। चूंकि वर्षा का मौसम लंबे समय तक रहता है, गर्मी भी ठंडी के मुकाबले ज्यादा है, तो यहां पर हम एक लंबे अंतराल, लंबे कैलकुलेशन में कह देते हैं कि ट्रॉपिकल मॉनसूनी है। तो मौसम छोटे समय के लिए है, जबकि जलवायु एक लंबे समय से किसी भी क्षेत्र विशेष का क्लाइमेट को बताती है, किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति को डिनोट करती है। तो जलवायु लंबे समय के लिए और मॉनसून छोटे समय के लिए। एक छोटा सा चीज आप समझ लीजिएगा अंतर वेदर और क्लाइमेट में। चलिए, अब अगला पॉइंट ये है कि भारत के जो जलवायु है उसको कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करती है, यानी इंडियन क्लाइमेट को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करता है भारतीय जलवायु को। सबसे पहला लैटिट्यूड, जो कि बात हम लोगों ने काफी कर लिया है। अक्षांश की जब बात हमने की है उसमें हमने लैटिट्यूड के बारे में बताया था, जिसमें हमने काफी सारी बातें की थी कि किस तरीके से लैटिट्यूडनल लाइन किसी भी जगह के क्लाइमेट को बताती है, और किसी तरीके से क्लाइमेट कैसे चेंज होते हैं विद द चेंज ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है ना, लैटिट्यूडनल लाइन के चेंज होने से क्लाइमेट कैसे चेंज होते हैं, ये भी बात हमने आपके साथ शेयर किया था। तो भारत का लैटिट्यूड आप जानते हैं कि 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो हाफ इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में है, और हाफ इंडिया है वो टेम्परेट जोन में है। और इस तरीके से भारत की जलवायु यहाँ वेरी करती है। तो लैटिट्यूड कहीं ना कहीं भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, पर वेरी करती है। ओशियन,
अब चूंकि भारत को पेनिनसुलर, भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है या जो साउथ का पार्ट है उसको पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय का मतलब है जो क्षेत्र तीनों तरफ पानी से घिरा हो। और आप जानते हैं कि एक तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, तो वेस्ट में वहीं पे अरेबियन सी है, साउथ में हम इंडियन ओशियन है हमारा। तो ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो ओशियन भी हमारे जलवायु को प्रभावित कर रही है। ठीक है, चलिए हिमालय, भारत के नॉर्थ में हिमालय है और ये हिमालय कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वर्षा का एक कारण है एक, और दूसरा बहुत एक्सट्रीम ठंडी को रोकने का भी कारण है। तो ये भी हमारे जलवायु को बनाने में वर्क करती है। हम समझाएंगे किस तरीके से वर्क करती है हिमालय। तो हिमालय भी हमारा एक फैक्टर है जो हमारे प्रभावित करती है। मॉनसून विंड, जिसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं और रिट्रीटिंग मानसून में नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। तो ये जो मानसूनी विंड है ये जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि मानसूनी विंड अपने साथ बादल बारिश लेके आती है बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा बारिश लाती है और अपने देश में जब वर्षा कराती है तो हमारी पूरी जलवायु ही मानसूनी हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल अपने आप में क्वेश्चन का मतलब फैक्टर्स में कारण भी है और इसी नाम से हमारी जलवायु जाना भी जाता है। तो मानसूनी विंड हमें प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जानते ही हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो भी हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती है समय समय पे। आप जानते हैं कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक एक्टिविटी होती रहती है, और खास करके उड़ीसा और जो तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र है वो कितना ज्यादा प्रभावित होता है इस साइक्लोनिक एक्टिविटी से। तो साइक्लोनिक एक्टिविटी भी हमें प्रभावित करती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो पछुआ विक्षोभ है जिस हिंदी में बोलते हैं इसको, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इससे हमारे देश में ठंडी में वर्षा प्राप्त होती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन है कई बारी, ठंडी में वर्षा प्राप्त होती है, कई बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं इसको, कंसेप्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, वो किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं ये भी हम आपको समझाएंगे। तो जो भी चीजें आपने फैक्टर्स देखा ये भी समय के साथ हम समझाते हुए चलेंगे, लेकिन इन चीजों का भी होना जरूरी है आपके सामने में, आपके कॉपी के नोट्स में, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फैक्टर्स इफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट, और 4 ऑप्शन बना देंगे, इनमें से सभी भी कर सकते हैं 4 ऑप्शन बनाने के बाद। तो इसको भी एक बार ध्यान में आप रख सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। लैटिट्यूड, ओशियन, हिमालय, मानसूनी विंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। चलिए, अब ये तो हो गए मानसून के ये तो हो गए भारत के क्लाइमेट के बारे में। अब अगला पॉइंट यहां पर ये है कि भारत में जो क्लाइमेट बनता है वो किस किस तरीके से बनता है। तो भारतीय क्लाइमेट जो बनते हैं वो सीजन में डिवाइड करके हम लोग उसको पढ़ते हैं। सीजन में भारत में 3 प्रकार के मुख्य रूप से सीजन होते हैं। सीजन 3 प्रकार के, ठंडी का सीजन यानी कि जो लगभग दिसंबर में शुरू होता है और दिसंबर और जनवरी एक्सट्रीम ठंडी होती है हमारे यहाँ, तो ठंडी का सीजन है। समर सीजन जो कि मार्च वगैरह में शुरू हो जाती है, और अप्रैल और मई हमारे यहाँ एक्सट्रीम गर्मी का समय होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और मॉनसून जो कि जून में शुरू होता है, हमारे यहाँ जुलाई और अगस्त में काफी बारिश होती है, काफी बारिश होती है। तो ये 3 तरीके का मौसम है और ये तीनों मौसम हमारे देश के जलवायु को बनाती है। छोटे छोटे समय के लिए आप जानते हैं मौसम है, जो कि लंबे समय के लिए हम इंडियन क्लाइमेट की इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट कह देते हैं। चलिए, तो हम लोग इन तीनों को विंटर, समर और मानसून को समझते हैं, तभी हम भारतीय जलवायु को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इन तीनों सीजन में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे देश में हो रही होती है और हमारे देश की इकोनॉमी और मानव व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि विंटर सीजन में क्या होता है और समर सीजन में क्या होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे आप कि हमने एक मैप भी यहाँ पे रखा है। मैप इसलिए रखा है कि पहले हम हर सीजन को आपको मैप से अच्छे तरीके से बताएंगे कि मैप में किस तरीके से किस सीजन का क्या व्यवहार है, किस पॉइंट पे क्या व्यवहार है, और फिर कोई लिखा हुआ पॉइंट्स है उसको भी हम आपको पढ़ के सुना देंगे। तो लिखे हुए पॉइंट से ज्यादा हमें समझे हुए पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि हम किस तरीके से इसको समझते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्व रखता है। तो हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम विंटर सीजन को यानी कि ठंडे के समय को। चलिए ठीक है,
विंटर सीजन ठंडे का समय हमारे देश में लगभग दिसंबर में शुरू होता है, मिड दिसंबर नहीं और लास्ट नवंबर और बिगिनिंग ऑफ दिसंबर शुरू हो जाता है और ये पूरे फरवरी तक ऑलमोस्ट चलता है। फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है लेकिन लगभग पूरे फरवरी तक ये चलता है। तो हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी एक ठंडी के मौसम को एंजॉय करते हैं हमारे देश में। ठीक है, हमारे देश की ठंडी वैसी नहीं है जैसे कि दुनिया के दूसरे देशों में हम सुनते हैं कि बर्फ ही बर्फ गिर रहे हैं, लोग ओवरकोट पहन के घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे देश के कुछ ही इलाकों में है जहां पे बर्फ गिरते हैं, या कुछ ही इलाकों में जहां पे ठंडी 1 डिग्री के आसपास चलाता है या 3-4 डिग्री जिसमें हो जाता है। मैक्सिमम जो भारत का जगह है वो लगभग 10 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर होता है और ये कंफर्टेबल होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। वैसे ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे आदर्श टेम्परेचर 24-26 होता है, सबसे आदर्श टेम्परेचर। लेकिन 10 डिग्री 12 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो हमें ठंडी तो लगेगी, लेकिन वैसी ठंडी नहीं होगी जहां पर हम क्या बोलते हैं, कॉफी को उबाल के लाते हैं और फिर कॉफी भी जम जाता है, जैसा कि आप सुनते होंगे कि लद्दाख वगैरह के रीजन में ऐसा ही कुछ होता है। खैर, हम समझने की कोशिश करते हैं विंटर के समय को। देखो, ये यहाँ पे मैं आपको एक हिमालय के बारे में बता दूं। ये जानते हैं काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। और ये आपका, मैं दूसरा ले लूं, ये आपका महान हिमालय का क्षेत्र है जो कि आप जानते हैं नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक है। मैं इतनी बार ये बात बोला हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए, और मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी हम आपको रिवीजन करके यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक महान हिमालय है, फिर ये मध्य हिमालय है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और फिर ये मिडिल हिमालय है। ठीक है, अब हिमालय के ऊंचाई, लंबाई, ये सारी चीजें आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कितना ऊंचा है। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतमाला हमारे हिमालय पे स्थित है, हमारा हिमालय है। सबसे ऊंचे जो पीक्स वगैरह है वो सब है। जैसे यहाँ पे काराकोरम है जो भारत का सबसे ऊंचा पीक है, K2 को गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे हमारा कंचनजंगा है। ठीक, यहीं पे एवरेस्ट है जो नेपाल में है, जो कि सबसे ऊंचा चोटी है। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझिएगा बड़े गौर से। देखिए, ये जो रीजन है, जो हिमालय का रीजन है, और यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता दूं, ये आपका पटकाई बूम, मिसमी वगैरह का है, और यहाँ पे अराकान योमा है। ठीक है, अराकान योमा है जो म्यांमार को भारत से अलग करती है। ये बात भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी रीजन है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ी रीजन है, चूंकि ये हायर एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, हायर एल्टीट्यूड है, जिसको आर्मी की भाषा में हाई एल्टी बोलते हैं। हाई एल्टी पे चला गया। हाई एल्टी पे जाने का मतलब क्या होता है? हायर लैटिट्यूड। आर्मी वाला हायर लैटिट्यूड पे चला गया, यानी कि ऊंचाई पे वो है। ऊंचाई पे जाने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर ऐसे ही नीचा होता है। गर्मी के दिनों में आप ऊंचाई पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, मनाली में छुट्टियां मनाने जाते हैं, आप शिमला में छुट्टियां मनाने जाते हैं, क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पे है। और वहां जाने के बाद आपको गर्मी कम लगती है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है इन कंपैरिजन टू क्या बोलते हैं, मैदानी इलाका के। ठीक है, तो ऊंचाई पे ठंडी हो जाती है। और एक तो ठंडी का महीना है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि दिसंबर से फरवरी हम पढ़ रहे हैं। अब एक तो ठंडी का महीना, ऊपर से हायर एल्टीट्यूड, तो ये सारे जगह कैसा होगा? एक्सट्रीम कोल्ड का जगह हो। एक्सट्रीम यानी कि टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, और बर्फ इन्हीं इलाकों में पड़ता है। जो आप बर्फीला कहते हैं ना कि बर्फ पड़ रहा है, वो इन्हीं इलाकों में पड़ता है। और आप जानते हैं इलाका कहाँ है, कि किसका है? तो देखो यहाँ पे ये इलाका हिमाचल प्रदेश का है। ये इलाका आप देख रहे हैं किसका है? उत्तराखंड का है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप मैप के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, अब आपको देखते हैं आप कितना जुड़े हैं। ठीक है, ये इलाका सिक्किम का है, यहाँ पर भी निगेटिव चले जाते हैं। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश का, ये भी निगेटिव टेम्परेचर में चला जाता है, या फिर टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये ऐसे इलाके हैं। ये जम्मू कश्मीर का इलाका तो आप जानते हैं कि यहाँ पर काफी ठंडी पड़ती है। तो ये एक ऐसा इलाका है जो हिमालय के इलाका है, वहां पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक 0 डिग्री से नीचे जाएगा। तो ये एक्सट्रीम कोल्ड का इलाका है। एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा का इलाका है। तो यहां पे मैं ठंडी पढ़ाते हुए इलाका भी समझा रहा हूं कि कहां पे ठंडी होगी, कहां पे कैसा होगा। इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। उसके बाद हमारा रीजन आता है, अच्छा चलो हिमालय को मैंने समझता हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये हिमालय है, और ये है तिब्बत का इलाका। आप जानते हैं चाइना का इलाका है, तिब्बत का इलाका है। तिब्बत का पठार जो बिल्कुल बर्फीला है, और यहाँ पे साइबेरिया से
ठंडी हवाएं बहुत तेज आती है। साइबेरिया आप जानते हैं, जो रसिया का जगह है साइबेरिया, जहां पे सबसे ज्यादा ठंडा को काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, काउंट शब्द गलत है, मेजर किया जाता है सबसे ज्यादा ठंडा। और वहां से जब बर्फीली तूफान, एकदम बिल्कुल बर्फीली तूफान, जो आदमी सट जाए तो वहां पे मौत हो जाए, उतना ठंडी तूफान जब तेजी से भारत की तरफ बढ़ती हुई आती है और चाइना होकर के तिब्बत क्रॉस करके भारत में इंटर करना चाहती है, तो यहाँ हिमालय हमारा खड़ा है उस बर्फीले तूफान से हमें बचाने के लिए। तो इस बात को देखिएगा कि जहां पर हिमालय का इलाका बहुत ज्यादा ठंडे का इलाका है, वहीं पे हिमालय रेस्ट ऑफ द इंडिया को बचाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बर्फीली तूफान को रोक देती है अपने तरफ आने से। इस वजह से यहां का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा होगा क्योंकि वो हिमालय पे ही स्थित है, लेकिन हिमालय के साउथ में जो स्थित पूरा इंडिया है, क्योंकि हिमालय जानते हैं आपके नॉर्थ में है, तो हिमालय के साउथ में स्थित जो पूरा इंडिया है वो कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री या उससे ज्यादा के टेम्परेचर को एंजॉय करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत के रेस्ट ऑफ द इंडिया है वो 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर एंजॉय करता है, और अगर साउथ इंडिया में चले जाए तो वो 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को एंजॉय करते हैं साउथ इंडिया वाले लोग ठंडा में। इसलिए साउथ इंडिया में ज्यादा ठंडा महसूस नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए, जब तक कि वो हाई एल्टीट्यूड पे नहीं चले जाए। जैसे साउथ इंडिया में अगर कोई नीलगिरी के पहाड़ी पे है तो वहां पे उसको ठंडा लगेगा क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पे है। ध्यान रखिएगा, हायर एल्टीट्यूड पे नहीं है तो उसको ठंडी इन कंपैरेटिवली कम होगा, मतलब ऊंचाई के स्थान पे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको आप समझिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है। खैर चलिए, तो हिमालय हमारा दो काम किया। पहला, एक तो हिमालय पर रहने वाले जितने भी जगह है, जितने भी शहर है, जितने भी राज्य हैं, वो ठंडी को बहुत ज्यादा महसूस करेगी। जहां बर्फबारी होगी तो ये इलाका ठंडे का है, जिसमें आप क्या क्या गिनती करेंगे? गिनती करेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहां पे एक्सट्रीम ठंडी को एंजॉय करेंगे वहां के लोग। ठीक है। और दूसरा जो हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो साइबेरिया से आने वाले एकदम क्रोनिक कोल्ड विंड है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा है, उसको हम रोक देती है और हमें बहुत ज्यादा ठंडी से बचाती है। तो हिमालय का ये दूसरा पॉइंट है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, मैं मैप बता रहा हूं, इसको गौर से समझिएगा। बाकी लिखा हुआ जो है वो तो है ही। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे ठंडी के बारे में, तो 10 डिग्री या उससे ज्यादा का ठंडी है। ठीक है। और इस रीजन में 0 डिग्री, 1, 2, 3 डिग्री ठंडी है, और साउथ इंडिया के रीजन में 20 या डिग्री सी या उससे ज्यादा का ठंडी है, क्योंकि टेम्परेचर है। ठीक है, 20 या उससे ज्यादा का टेम्परेचर है। इसके पीछे कारण क्या है वो भी बात हम यहाँ पे थोड़ा सा आपसे शेयर कर लें। चलिए, ये एक बात हो गया पॉइंट। यहां पे एक चीज को बहुत गौर से समझिएगा, जो चीज समझने वाली है वो ये है कि इस समय तक अगर आपने मेरा अक्षांश का वीडियो अच्छे से देखा है तो मैं इसको अभी यहाँ पे आपके साथ क्या बोलते हो रिवीजन कर रहा हूं। इस समय तक सन साउथवर्ड है। क्या है? सन क्या है? साउथवर्ड है, यानी कि सन का मूवमेंट दक्षिणायन है और वो सीधे सीधे मकर रेखा पे चमक रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पे चमक रही है। और दिसंबर वगैरह का महीना चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखे हैं। तो दिसंबर से फरवरी का महीना और सन जो है ना मकर रेखा के आसपास घूम रहा है। तो मकर रेखा के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या फिर उसके आसपास के जितने भी कंट्री हो, बहुत ज्यादा गर्मी को एंजॉय करेगा। जबकि हमारा देश या हमारे आसपास हमारे लैटिट्यूड में जितने भी वो ठंडी को एंजॉय करेगा। तो कंपैरेटिवली जहां पे सन होता है वहां पे लो प्रेशर जोन होता है, तो भारत का पूरा भारत कौन से प्रेशर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा? हाई प्रेशर जोन में। यानी कि इस समय, यानी कि ठंडी के समय भारत हाई प्रेशर जोन को एंजॉय कर रहा है। हाई प्रेशर जोन को क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा इस समय। ठीक है। और यहां पे हिमालय की बात कर दी, टेम्परेचर भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। एक इसी समय में ठंडी के समय की बात करें, ठंडी के समय में ही एक वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली जेट विंड, ठीक है, वेस्टर्ली जेट विंड यानी कि पश्चिमी जेट हवाएं भारत में प्रवेश करेंगी, जो कि कहां से आती हैं? वेस्टर्ली जेट विंड जो भारत में प्रवेश करेगी वो कहां से आती है? मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से।
भूमध्य सागर से एक जेट विंड भारत में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब देख रहिए भूमध्य सागर कहाँ है, पश्चिम में है। आप जहां मैंने बनाया उसको आप देख सकते हैं, ये कहाँ है, वेस्ट में। तो भूमध्य सागर कहाँ है, पश्चिम में है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बह रही है, यानी कि भूमध्य सागर से पूर्व की तरफ भारत की तरफ आ रही है, जो बीच में कैस्पियन सी वगैरह से पानी को लेते हुए, कैस्पियन सी, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इन सब से पानी को लेते हुए टर्की, ईरान, पाकिस्तान होते हुए हमारे देश में ये इंटर करेगी। कौन सा, ये जेट विंड। ठीक है, जेट विंड। और इस जेट विंड को चूंकि ये पश्चिम से आ रही है तो इसको बोलते हैं वेस्टर्ली विंड या वेस्टर्लाइज विंड या डिस्टर्बेंस, वेस्टर्ली विंड या वेस्टर्लाइज विंड या डिस्टर्बेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पछुआ विक्षोभ, पछुआ विक्षोभ ये बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो विंड है जो भूमध्य सागर से आती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि वेस्टर्ली विंड कहां से निकलती है, तो भूमध्य सागर से। एग्जाम का क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट के साथ समझिएगा। तो ये यहां पे आकर के भारत में बारिश कराती है, बारिश कराती है भारत में आकर के, बारिश कराती है भारत में आकर के, ये वेस्टर्ली विंड। ठीक है, भारत में ये वर्षा यूपी बिहार तक पहुंच जाता है, लेकिन मैक्सिमम बारिश इसका राजस्थान पंजाब के इलाकों में होती है, यूपी बिहार तक इसके कम बारिश होती है। तो यहां पे एक बात क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है कि ठंडे में वर्षा किस लिए होती है भारत में। क्वेश्चन क्या है कि भारत में ठंडे में वर्षा किस लिए होती है, भारत में ठंडे में वर्षा क्यों होती है, तो वेस्टर्ली विंड के द्वारा, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के द्वारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पछुआ विक्षोभ के द्वारा, पछुआ विक्षोभ के द्वारा भारत में ठंडी में वर्षा होती है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, कंसेप्ट समझिए। और इस पछुआ विक्षोभ को यानी कि इस वर्षा को जो भारत में होती है उसका नाम भारत में है मावट, राजस्थान में इसको कहा जाता है मावट। मैं यहाँ पे लिख दूं कि राजस्थान में इसका नाम क्या है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रहे। राजस्थान में इसका नाम है मावट। और आप जानते हैं कि ये राजस्थान का इलाका है, तो राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है, मावट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो पछुआ विक्षोभ समझ में आ गया, ठंडी समझ में आ गया, क्या टेम्परेचर होगा, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर। और किस लिए टेम्परेचर कम है, हाई प्रेशर जोन किस लिए, क्योंकि सन साउदर्न मूवमेंट में है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वो चमक रहा है, इसलिए हम साउथ हाई प्रेशर जोन में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ना वो लो प्रेशर जोन में। ये बात भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, हिमालय का क्या रोल है, तिब्बत से आने वाली या साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं उसको क्या करती है, ये रोकती हैं। क्रॉनिक ठंडी हवाएं क्या करती है, ये रोकती है। और दूसरा, जो हिमालय पे ठहरे हुए जितने भी शहर है वो ज्यादा ठंडा को एंजॉय करता है, वहां पे बर्फ होता है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि ये बर्फ कराती है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। अच्छा, यही वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की हवा अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में या जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहुंचता है तो वहां बर्फ बनाएगी, क्योंकि यहां पर फिर पॉइंट बिल्कुल साइंटिफिक होती है, जिसको कंडेंसेशन हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संघनन, कंडेंसेशन। एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे अगर कोई बादल या बूंद कंडेंस हो जाता है 0 डिग्री के नीचे, तो वो क्या हो जाता है, वो बर्फ में बदल जाता है। तो चूंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो यहां पे बर्फ हो जाएगा। मैं बर्फ को व्हाइट कलर से बता दूं, ठीक है, ये बर्फ हो जाएगा, ये बर्फ है, ये इलाके बर्फ का इलाका है, बर्फीला इलाका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन बर्फ में हो गया है उसकी बूंदों का, और जहां पे टेम्परेचर क्या बोलते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है, वहां पे बारिश की बूंदें होंगी जो वर्षा तो करा रही है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से समझिएगा। अच्छा ठीक है, भारत में जो ठंडी होती है मैदानी इलाकों में, चूंकि बिल्कुल ये इससे सटा हुआ है, हिमालय से सटा हुआ है, तो हिमालय से सटे हुए जितने भी इलाके होंगे भारत में, जो उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल का इलाका है, समझ गए, वो ज्यादा ठंडा महसूस करेगा इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जो सटा हुआ इलाका है। ठीक है, सटा हुआ इलाका है, जैसे जो तराई का रीजन आपने पढ़ा था, जो तराई का रीजन है वो ज्यादा ठंडा महसूस करेगा इन कंपैरिजन टू अदर रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक दूसरा, भारत में जहां कहीं भी हायर एल्टीट्यूड है, जैसे कि मैं आपको बताया हूं, आपने क्या बोलते हैं विंध्यन के बारे में पढ़ा, तो विंध्यन एक हायर एल्टीट्यूड है। आपने सतपुरा के बारे में पढ़ा, तो सतपुरा के आसपास भी हायर एल्टीट्यूड है, जो अमरकंटक वगैरह का जो पीक है वो आपने पढ़ा। उसके बाद आपने इससे पहले थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ा था, अरावली के बारे में, यहाँ पर भी जो पीक है ये भी हायर एल्टीट्यूड इस जगह पे है। या फिर आपने नीचे में वेस्टर्न घाट पढ़ा था, जो नीलगिरी और ईस्टर्न घाट के कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जहाँ पे पीक वगैरह है। तो जहां भी हायर एल्टीट्यूड आपको दिखाई देगा वो ज्यादा ठंडा महसूस करेगा। और चूंकि
आप पढ़ चुके हैं कि हायर एल्टीट्यूड यानी कि कहां कहां ऊंचाई ज्यादा है, पठारी क्षेत्र कहां कहां है जो ज्यादा है, वो ज्यादा ठंडा महसूस करेगा पूरे भारत में इन कंपैरिजन टू मैदानी इलाका या लोअर जो एरिया होते हैं, लोअर बसावट होते हैं, नीचे के बसावट हो तो उसके कंपैरिजन में। इस बात को समझिएगा। तो एक एक क्षेत्र लिखाना यहाँ मुश्किल है, लेकिन अगर कंसेप्ट को आप पकड़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो वेस्टर्न घाट है, ये यहाँ है, यहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी क्योंकि ये ऊंचाई पे है। नीलगिरी है यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच का क्षेत्र है, तो नीलगिरी के आसपास रहने वाले क्षेत्र जो नीलगिरी पे है वो ज्यादा ठंडा महसूस करेगा इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट जो नीचे की बसावट में है। तो उसी तरीके से ये पॉइंट भी आप अपने ध्यान में रखेंगे टेम्परेचर को। और जब भी अपने यहाँ टेम्परेचर होता है उसको महसूस कीजिए ना, खुद को जोड़ दो इन्वायरमेंट के साथ कि हमारे यहाँ कैसा टेम्परेचर है और दूसरी जगह सुन रहे हो वहां क्यों ऐसा टेम्परेचर है। जबकि वहां अगर कोई जरूर वहां पे हायर एल्टीट्यूड होगा या हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र होगा, अगर नीचे भी है तो हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र होगा, तभी वहां पे ज्यादा ठंडी है, नहीं तो ज्यादा ठंडी होने की कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अब इतना भी कम नहीं होगा कि हम ठंडी है और 25 डिग्री में जी रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे 10 डिग्री 12 डिग्री होगा, चूंकि ठंडी का तो मौसम है ही। चलिए, तो ये ठंडी की बात हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे कर लिया, वर्षा की बात कर लिया। तो हमने आपको कहा था कि कब कब ठंडी ज्यादा है, तो दिसंबर से जनवरी, ये बात हमने आपको बताया था। एरिया वाइज टेम्परेचर चेंज होता है, मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से साउथ इंडिया में, मिडिल इंडिया और तराई का रीजन में या फिर जो हिमालय पे बसे हुए क्षेत्र है वो उसका टेम्परेचर कैसा है। तो एरिया वाइज टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हिमालय स्टॉप द कोल्ड विंड फ्रॉम तिब्बत रीजन। अब तिब्बत रीजन का कोल्ड विंड मैंने आपको बताया था किस तरीके से हिमालय स्टॉप करता है। फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया एवरेज 10 डिग्री सी एंड द टेम्परेचर ऑफ साउथ इंडिया एवरेज 23 डिग्री सी। मैंने 20 डिग्री सी बताया, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ड्यू टू साउथवर्ड ऑफ द सन हाई प्रेशर जोन डेवलप इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बात हमने आपको बताया था कि हाई प्रेशर जोन किस तरीके से डेवलप हो रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर हमने वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया कि किस तरीके से वर्षा कराती है। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहां से शुरू होती है? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर से यानी कि मेडिटेरियन सी से। कहां से पानी प्राप्त करती है? तो ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से और टर्की, ईरान वगैरह होते हुए भारत में इंटर करती है। अच्छा, रेनफॉल कॉल्ड मावट इन राजस्थान, ये बात हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि मावट में राजस्थान में मावट कहा जाता है इस रेनफॉल को। तो ये हो गया हमारा क्या, ठंडे का सीजन। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ठंडे का सीजन, बहुत सारी बात मैंने कंसेप्ट में बताया, लिखा हुआ बहुत कम है। अगर कंसेप्ट को आप बार बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा कंसेप्ट याद रहेगा। इस वीडियो को पार्ट वाइज आप सुनेंगे, मैं इस बात का आपको एक आग्रह करता हूं, क्योंकि पूरा वीडियो इंडियन क्लाइमेट पे है और मैं पूरा तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप एक साथ पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पार्ट वाइज सुनिए। 20 मिनट 25 मिनट अभी सुन लीजिए, यानी कि एक ठंडा एक बार सुन लीजिए, ठंडी का पूरा कंसेप्ट, गर्मी के कंसेप्ट फिर एक बार सुन लेंगे और मानसूनी कंसेप्ट फिर एक बार सुन लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यानी कि अब विंटर से हम लोग चलेंगे समर की तरफ, यानी कि गर्मी के समय तरफ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समर सीजन के बारे में, यानी कि गर्मी के सीजन में। ध्यान रखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं समर सीजन, गर्मी के सीजन में। एक बात यहाँ पे देखिएगा, फिर से वही मैप है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है गर्मी के बारे में, वो सारी बातें हम आपको फिर से मैप पे बताएंगे, जिस तरीके से ठंडी के बारे में बताया था, और लिखे हुए चीज को एक बार हम आपको दोहराएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि समर सीजन शुरू कब होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ समर सीजन शुरू हो जाता है मार्च से, और मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमारे यहाँ एकदम गर्मी घमासान रहती है। घमासान गर्मी जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर इतना ज्यादा। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं, हमारे यहाँ टेम्परेचर 40, 43, 44, 46 टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, और बच्चे सब ऐसे ही काम चलते रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं नॉर्मल जीवन में। लेकिन यही टेम्परेचर अगर इंग्लैंड में पहुंच जाता है, यही टेम्परेचर अगर इटली में पहुंच जाता है, तो इमरजेंसी लागू हो जाता है। अभी आप पता कर लीजिए, इटली में इमरजेंसी लागू है, तो क्योंकि वहां पर टेम्परेचर 45 से ऊपर हो गया है, इसलिए वहां इमरजेंसी लागू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से जीते हैं और हमारे जैसे लोग दूसरे देश में किस तरीके से जीते हैं। खैर चलिए, हम समर के टेम्परेचर की बात करें तो कब से कब तक है, तो हमारे यहाँ मार्च से लेकर के जून तक तो बिल्कुल टेम्परेचर एकदम लगभग मार्च, अप्रैल, मई और जून से तो वर्षा शुरू हो जाती है, लेकिन एक टेम्परेचर घमासान रहता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है, ये बात हमने बता दिया। अब जरा सन के मूवमेंट को एक बार समझते हैं। सन के मूवमेंट को याद कीजिए, जब मैं आपको बताया था क्या, जब हम आपको
लैटिट्यूडनल लाइन यानी अक्षांश रेखा समझा रहे थे। तो उस समय हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से सूर्य साउथवर्ड और नॉर्थवर्ड होता है। तो मार्च के महीने तक सन कहाँ हो गया है, साउथवर्ड नॉर्थवर्ड तो हो गया है, लेकिन वो आकर के कहाँ टिका हुआ है, इक्वेटर पे। मार्च के महीने में याद रखिए, जब हमने आपको बताया था कि 21-23 मार्च जब इक्विनॉक्स का समय होता है, दिन और रात बराबर होता है। अब बिल्कुल ही वो इक्वेटर पे है और इक्वेटर से हमारे देश की तरफ आना शुरू हो गया, यानी कि नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा सन, मैं आपको सन को शिफ्ट करता हूं, जैसे जैसे नॉर्थवर्ड सन शिफ्ट होगा, ये सन है, देखो सन का मूवमेंट है अप्रैल मई जून, वैसे वैसे गर्मी क्या होगा बेटा, घमासान होते चलेगी, बहुत ज्यादा गर्मी। अब क्या बोलते हैं, फरवरी के महीने में तो हम थोड़ा सा कम गर्मी महसूस करते हैं, ठंडा और गर्मी का एक ट्रांजिशनल जोन होता है, लेकिन मार्च से हम गर्मी महसूस करना शुरू कर देते हैं और अप्रैल से तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आप जान निकल जाती है लोगों की, ठीक है। तो ये अप्रैल मई जून, क्योंकि ये वो समय है जब सन बिल्कुल नॉर्थवर्ड है और सीधे सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जून में आकर के चमकना शुरू हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर, और ये पूरा भारत लो प्रेशर जोन में चेंज हो जाता है। और ये सन का शिफ्टिंग क्षेत्र है, ये सन का शिफ्ट है। और ये जो मैंने आपको बताया, इसको ITCZ लो प्रेशर जोन बोलते हैं, लो प्रेशर। ITCZ की कहानी हम आपको मॉनसून में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, सन के मूवमेंट के साथ प्रेशर जोन भी मूवमेंट होता है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था तो प्रेशर मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे था, लो प्रेशर मूवमेंट। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो प्रेशर मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगा, यही लो प्रेशर जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगा। यही मूवमेंट साउथ ITCZ का होता है, जो कि लो प्रेशर जोन का एक एरिया होता है। तो ये जो मूवमेंट है ये चलते रहा, और अब सन जो है ना बिल्कुल भारत के यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मूव कर रहा है, वहां पे एकदम लो प्रेशर जोन बना हुआ है, घनघोर गर्मी है। अब इस घनघोर गर्मी में, जो गर्मी आप समझ में आ गया ना, कि इस घनघोर गर्मी में क्या क्या कहानी होती है वो जरा सा समझिए। देखिए, इस घनघोर गर्मी में कहानी होगी प्री मानसून की, प्री मानसून रेनफॉल की, यानी कि मानसून से पहले की वर्षा की। वो किस वजह से, तो वो वजह होती है इसमें प्री मानसून वर्षा का, जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, यानी कि स्थल समीर और समुद्री समीर। इसके कारण प्री मानसून बारिश, स्थल समीर और समुद्री समीर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझा दिया, इसको समझिएगा। इसके कारण हमारे यहाँ मानसूनी प्री मानसून बारिश होती है गर्मी के समय में। और ये प्री मानसून बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है, टोटल बारिश का लगभग 10% प्री मानसून बारिश से होती है। प्री मानसून रेनफॉल, ये सब लिखा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। इसी समय में गर्मी में क्या होगा, खूब आंधी चलेगी। आंधी किस लिए चलेगी, चूंकि ये लो प्रेशर जोन बन गया है, और लो प्रेशर जोन अट्रैक्शन का जोन होता है। लो प्रेशर जोन अपने तरफ हवाओं को अट्रैक्ट करती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लो प्रेशर जोन अट्रैक्शन जोन होता है, ठीक है। वो अपने तरफ हवाओं को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो जब हवाओं को अट्रैक्ट करती है तो हवा बड़ी तेजी से चलेगी, और जब हवा तेजी से चलेगी तो अपने साथ जो भी है उसको उड़ाते पुराते हुए लेके चलेगी। अब इस समय है क्या, चूंकि बादल तो ऐसे निर्माण हुआ नहीं है अभी, तो बादल का निर्माण जून तक आकर के तब बादल हमारे यहाँ, क्योंकि उसको भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमारे यहाँ के बारिश कराएगी। लेकिन उससे पहले अप्रैल और मई महीने में छोटा मोटा अब गंगा कितना बादल दे देगी वाष्पीकरण करके, या गोदावरी कितना पानी दे देगी वाष्पीकरण करके, उसकी क्षमता ही कितनी है। लेकिन फिर भी जो भी क्षमता है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है, लेकिन हवाएं जब चलेंगी तो बहुत तेज, और चूंकि पूरा एरिया एकदम ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, मिट्टी भी एकदम सूखी होती है, पत्ते सूखे हुए होते हैं, तो बहुत तेजी से स्ट्रॉम यानी कि धुलकन बहुत तेजी से चलती है। आंखों में बहुत चोट लगता है। अगर आप बाइक चला रहे हो, खूब आंधी आ जाए, हेलमेट नहीं है, तो फिर आप बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है, आंखों में इतना ज्यादा धूल गिरने पड़ने लगता है। इस समय अगर आप, मैं बोल रहा हूं, उसको अगर एंजॉय किए हैं तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। तो ये गर्मी के महीनों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो धूल भरी आंधी चलेगी, काफी तेज आंधी होगी, और तब जाके वर्षा होगी। जबकि बरसात के समय में ऐसा नहीं होगा। बरसात के समय में वर्षा होगी, बहुत तेज आंधी नहीं होगी, ठीक है, हवाएं आती हैं, लेकिन उतनी तेज नहीं आती है जितनी कि गर्मियों में आती है। इसलिए गर्मी में देखिएगा आंधी बहुत तेज आती है, पेड़ को उखाड़ करके इधर से उधर कर देती है। फिर बरसात में कब वर्षा होगा, कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत हवा आएंगी। जबकि गर्मी में तो पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं,
छतें जो एल्वेस्टर वगैरह के या टीन वगैरह के वो उड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें गर्मी के मौसम में यानी कि आप मई जून में एंजॉय करेंगे। मई के महीने में जब जिस समय आम लगा रहता है, अगर आपको थोड़ा सा भी बगीचों वगैरह का ख्याल है तो उसी समय आम भी लगा रहता है। ठीक है, तो ये एक समझिएगा गर्मी के समय का हमारा कंसेप्ट है कि हमारा लो प्रेशर जोन बन चुका है, क्योंकि आईटीसीजेड शिफ्ट हो चुका है सन के साथ, और क्या बोलते हैं, धूल भरी आंधी चल रही है, प्री मानसून बारिश होती है। प्री मानसून बारिश को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ये केरला का क्षेत्र है, तो केरला में प्री मानसून बारिश को आम्र वर्षा कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, केरला में मैंगो सावर कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो सावर केरला में। वही इसको कर्नाटका में कॉफी सावर या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ये कर्नाटका का एरिया है, तो इसको कॉफी सावर या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटका के एरिया में कॉफी सावर या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। वही असम में इसे टी सावर कहते हैं। असम में इसको क्या बोलते हैं, टी सावर। और बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी। बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। ये सारा चीज लिखा हुआ है मैंने, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये काल बैसाखी बोलते हैं, प्री मानसून। इस समय जो तेज हवा चलती है वो इतना ज्यादा गर्म होता है, उसको लू कहा जाता है, लू। तो यहां पे देखिएगा कि वार्म विंड इज कॉल्ड लू इन इंडिया, या खास करके नॉर्थ इंडिया में। उत्तरी भारत में लू चलती है, हालांकि पूरे भारत में ही चलती है, लेकिन खास करके नॉर्थ इंडिया में ज्यादा लू चलती है इस समय। ठीक है, जो वार्म विंड चलती है उसको लू कहते हैं गर्मी के समय में, गर्मी के समय में। ठीक है, चलिए, एवरेज टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री होगा। और टेम्परेचर फिर यहाँ पे वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, हायर एल्टीट्यूड जो हिमालय का क्षेत्र है, जो हिमालय का क्षेत्र है, आप समझ रहे हैं, यहाँ चूंकि ये हायर एल्टीट्यूड पे है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड पे है। वैसे जहां कहीं भी हायर एल्टीट्यूड है, जैसे नीलगिरी वगैरह का क्षेत्र, वहां पे टेम्परेचर कम होगा इन कंपेरेटिव टू मैदानी इलाका। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ भी चेंज होगा। नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर 45 डिग्री सी, मैं तो कहता हूँ 50 डिग्री सी पे चला जाता है टेम्परेचर राजस्थान का। ठीक है, 45 डिग्री सी। वहीं पे साउथ इंडिया का टेम्परेचर 28 डिग्री सी। साउथ इंडिया का टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है, चारों तरफ पानी है, और चारों तरफ पानी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रमोट करती है, प्रवोक करती है। और इससे क्या होता है कि सी से यानी कि समुद्र से चलने वाली हवाएं जब लैंड पे पहुंचती है तो कंपैरेटिवली ठंडी हवा होती है, जिसको सी ब्रीज बोलते हैं। और वो ठंडी हवा उसके आसपास के तापमान को भी क्या कर देती है, ठंडी कर देती है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देती है, थोड़ा सा कम कर देती है। इसलिए साउथ इंडिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है गर्मी से ठंडी में, जितना कि नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर वेरी करेगा। नॉर्थ इंडिया ठंडी में 5 डिग्री पहुंच जाएगा और गर्मी में 49 डिग्री, जबकि साउथ इंडिया गर्मी से ठंडी के बीच में 20 से लेकर के 27 के बीच में ही अटक के रह जाएगा। ठंडी में 20, 22, 18 और गर्मी में 25, 27, 28, 29। तो टेम्परेचर वेरिएशन साउथ इंडिया का कम है इन कंपैरेटिव टू नॉर्थ इंडिया। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, हालांकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसको बना लीजिएगा। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे चारों तरफ से पानी का होना है साउथ इंडिया में। ठीक है, ये बात भी आप समझिएगा। हॉट विंड जो लू वाली बात थी वो हमने आपको बता दिया, और लो प्रेशर जोन जो शिफ्ट हुआ है या बना है हमारे भारत में, वो भी बात हमने आपको बता दिया है। और ये लो प्रेशर जोन क्या होता है, अट्रैक्शन का जोन होता है, अट्रैक्टिव जोन होता है। ये भी बात हमने आपके साथ शेयर कर लिया। तो टेम्परेचर मैंने बता दिया, वर्षों के बारे में बता दिया कि वर्षा किस प्रकार कहां क्या होता है, क्यों वर्षा होती है, प्री मानसून ये भी बता दिया, आंधी वाली बात बता दिया। तो ये थोड़ा सा गर्मी के सीजन की बात बताया। अब चूंकि गर्मी का सीजन एकदम से जुड़ा होता है हमारे बरसात के सीजन से, क्योंकि यही जो लो प्रेशर जोन यहाँ शिफ्ट हुआ है, जो अट्रैक्शन जोन होता है, हमारे यहाँ बरसात को अपनी तरफ खींचती है बहुत तेजी से। और जब बरसात के हवाओं को खींचती है, जिसको मानसूनी हवाएं कहते हैं, तो हमारे यहाँ मानसून का प्रवेश हो जाता है और वर्षा कराना शुरू हो जाती है। और ये वर्षा कहाँ पर किस प्रकार से होती है, ये सारी बात अब हम मानसूनी सीजन में करेंगे। लेकिन गर्मी ही हमारे यहाँ मानसून को बुलाने का एक बहुत बड़ा कारक होता है, इस बात को भी आप समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये था हमारा थोड़ा सा समर सीजन, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा सेपरेट के तरीके से। छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, सन के मूवमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब ये मानसून सीजन है, यहाँ पर भी मैंने अब मैप बनाया है। अब आपको लग रहा होगा कि मानसून सीजन में तो सर कुछ लिखे ही नहीं, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, पहले हम आपको समझा लें और फिर लिखे हुए चीज़ों पे हम आपको आएंगे। पूरा कंसेप्ट है, एकदम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। एकदम पूरा एकदम फ्लो की तरह, यानी कि जो गंगा में एक बहाव है ना, उस बहाव की तरह पूरे क्लाइमेट को समझिए। घर पे जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है किताब उलट करके, मैप देखो, खुद से स्केच करो कि सर ने ये कहा था, ठीक है, कितना याद होता है। तो ये चीजें होती हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा जोड़ती है, इस बात को समझिएगा। और कहीं आपको इंटरेस्ट पैदा हो गया इस वजह से, तो फिर आप फर्दर आगे सोच सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाती है तो दूसरी नौकरी के लिए, तो ये मेरा कंसेप्ट हमेशा काम आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, गर्मी के सीजन में, और मैंने आपको क्या कहा था कि गर्मी के सीजन में ये जो रीजन है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, लो प्रेशर जोन। और ये लो प्रेशर जोन कहीं ना कहीं ITCZ, कहीं ना कहीं नहीं, ये ITCZ एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ये लिखा हुआ है, क्या है आप चिंता मत कीजिए लिखने का, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अंतः अभिसरण क्षेत्र है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जहां पे मिलते हैं, क्या मिलते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये क्या बोलते हैं, ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, और ये ITCZ लगभग यहीं पे होता है, इसका आदर्श स्थान यही है, ITCZ का आदर्श स्थान। और ये है ट्रेड विंड, ये है ट्रेड विंड बेटा, दोनों तरफ ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में बहती है, जिस डायरेक्शन में बहा रहा हूं उसी डायरेक्शन में पूरे भारत, पूरी दुनिया में बहती है। इसको आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, इसी डायरेक्शन में बहती है। और चूंकि ये जो ट्रेड विंड है नॉर्थ की तरफ से, और ये जो ट्रेड विंड है साउथ की तरफ से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न, ये दोनों का ये कन्वर्जेंस जोन है, यानी कि ये दोनों को यहाँ पे मिलाती है, अभिसरण क्षेत्र है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, आप जानते हैं, और ये अभिसरण का क्षेत्र है। किसका अभिसरण? दो ट्रेड विंडो के अभिसरण का क्षेत्र है। पूरे अच्छे तरीके से समझो, ठीक है, वर्ल्ड के ज्योग्राफी मैंने इसको समझाया, यहां भी समझो, दो ट्रेड विंडो के अभिसरण का क्षेत्र है, और अभिसरण का क्षेत्र है तो ये बीच का क्षेत्र क्या बोला था, LP कहलाता है। यही ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये लो प्रेशर जोन है, यानी कि क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र है। इस बात को आप एक बार समझिएगा। और यही होता है डोलड्रम का क्षेत्र, जो बिल्कुल शांत क्षेत्र है, डोलड्रम। ये शांत क्षेत्र किस वजह से? क्योंकि दो पवनें आपस में जब इस तरीके से कन्वर्जेंस करती है तो इसके नीचे यानी कि एक शांत पेटी होती है, जहां पे प्रति विषुवतीय हवाएं बहती है, प्रति विषुवतीय हवाएं, धाराएं, प्रति विषुवतीय, बिल्कुल हल्का सा प्रति विषुवतीय धाराएं बहती हैं, जिसको एंटी ट्रॉपिकल करंट बोलते हैं। एंटी ट्रॉपिकल करंट, मैं कहीं और चला गया हूं ना तो चिंता मत कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का देख लीजिएगा, मैं वहां पे पूरा समझा दिया हूं, ठीक है। तो चूंकि यहां पे ये समझाना जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जेंस किस बात का, तो उसको समझना जरूरी। तो ये पॉइंट ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड, तो ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस है। किसका कन्वर्जेंस है? ट्रेड विंड का। अब किस तरीके से कन्वर्जेंस है वो समझिए। अब देखिए, अब चूंकि सन के शिफ्ट होने से ITCZ क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो ITCZ चूंकि लो प्रेशर जोन होता है, पूरी बात समझा, ITCZ चूंकि लो प्रेशर जोन होता है, ये बात भी आप समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि ये ITCZ और लो प्रेशर जोन अट्रैक्शन का जोन होता है, अपने तरफ हवाओं को खींचती है। तो ये क्या करेगा कि साउथ के जो ट्रेड विंड है उसको भी अपने तरफ खींच लेगा, साउथ के ट्रेड विंड को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो ये जो आपको हवाएं यहां पे दिख रहा है इस एरो के जरिए, ये दरअसल ट्रेड विंड है, जिसको अपने तरफ खींच करके और साउथ वेस्टर्न मानसूनी हवाएं बना दिया है, साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं बना दिया इसको, इसलिए इसका नाम साउथ वेस्ट मानसूनी हवा है। क्यों? इसका डायरेक्शन देखो कहां से आ रहा है, साउथ वेस्ट से। मैं डायरेक्शन यहां पे बना देता हूं, आप लोग ठीक है, मैं डायरेक्शन यहां पे बनाता हूं, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये ठीक है ना डायरेक्शन। अब देखो ये इस तरीके से बह रही है ना हवा, देखो, तो ये क्या साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट से आ रही है, तो इसका नाम साउथ वेस्ट मानसूनी हो गया,
तो मानसूनी पवन क्या है? साउथ वेस्ट मानसूनी पवन है। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, बस आप समझिए। तो साउथ वेस्ट मानसून किस लिए कहते हैं वो समझ में आ गया, हवाओं की डायरेक्शन के कारण। ट्रेड विंड क्या है वो समझ में आ गया, और कन्वर्जेंस जोन किस लिए है वो यहाँ पे समझ में आ गया। तो कन्वर्जेंस जोन किसका? ट्रेड विंड का। किसका? ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस। और कहाँ होती है? तो भारत, बीचों बीच भारत में होती है, क्योंकि वो जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब ये मानसून शुरू नहीं किए हैं, बस हम आपको बताने के लिए कि किस तरीके से कन्वर्जेंस है वो मैंने इसे यहाँ पे एरो बनाया। तो इस एरो को मैं फिर से एक बार मिटा देता हूं, ठीक है, इस एरो को अच्छे तरीके से। तो साउथ वेस्ट आपको समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। कन्वर्जेंस जोन भी आपको समझ में आ गया। तो होता यह है कि शिफ्ट होने से, यानी कि ITCZ की शिफ्ट होने से जब अपने तरफ हवाओं को अट्रैक्ट करती है, चूंकि ये पूरा भारत लगभग LP जोन में शिफ्ट हो चुका है, पूरा भारत LP जोन में शिफ्ट हो चुका है, और ये हमारा यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो ये हमारा काराकोरम का है, सॉरी ट्रांस हिमालय, ये हमारा हिमालय का तीनों पॉइंट है, आप जानते हैं, और ये हमारा LP जोन है। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे शिफ्ट है, तो अब क्या होगा वो देखिए। दरअसल 0 डिग्री से शिफ्ट हुआ है, और ये 0 डिग्री है, मान के चलो इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचा हुआ है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे ये ट्रेड विंड इस तरीके से बह रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रेड विंड यहाँ पे बह रही है। अब चूंकि ये अट्रैक्शन जोन है क्या बोलते हैं ITCZ, और ये महीना चल रहा है जून तक, यानी कि गर्मी एकदम घनघोर हो चुका है। अप्रैल, मई, जून पूरा एकदम बीत चुका है, अप्रैल और मई, जहां पे बिल्कुल गर्मी से उबाल चुका है लोगों को। अब क्या होगा कि इस जगह पे यहाँ पे देखिएगा, ये लक्षद्वीप है, और ये केरला का इलाका है, ये केरला का इलाका है, ठीक है। किसका इलाका है? केरल का। तो यहाँ पे LP जोन क्या करेगा, अपने तरफ हवाओं को शिफ्ट करेगा, और ये है आपका वेस्टर्न घाट, जिसको आप सह्याद्री भी बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ये वेस्टर्न घाट है, जिसको आप सह्याद्री भी बोलते हैं, और ये केरल का इलाका है, ठीक है। ये आपका अरावली है, ये आपका विंध्यन रेंज है, और ये आपका मालवा का पठार है, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार है, और ये आपका सतपुरा है, ये आपका विंध्यन रेंज है, ये गारो, खासी, जयंतिया है, ये आपका पटकाई बूम वगैरह है, और ये आराकान योमा है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये आराकान योमा है, ये शिलोंग का पठार है, गारो, खासी, जयंतिया, शिलोंग का पठार, गारो, खासी, जयंतिया, ये आराकान योमा है, ये आपका विंध्यन है, अरावली है, ये सतपुरा है, ये वेस्टर्न घाट है, और ये ईस्टर्न घाट का टूटा फूटा क्षेत्र है, ये नीलगिरी का इलाका है, नीलगिरी का इलाका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वर्षा का पैटर्न क्या कहता है। तो ये ITCZ अपने तरफ हवाओं को खींचती है, और जब हवाओं को खींचती है तो मानसूनी हवाएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा, चूंकि आप जानते हैं कि ये अरब सागर है, अरबियन सी है, ये अरब सी है, अरबियन सी है, अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो मानसूनी जो हवाएं हैं उसकी शाखा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बे ऑफ बंगाल की शाखा, एक अरब सागर की शाखा और एक बे ऑफ बंगाल की शाखा। तो मानसूनी हवाओं के कितने क्या बोलते हैं ब्रांचेज है? 2, अरब सागर का और क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल का, ठीक है ना, 2 ब्रांच हो गए। चलिए 2 ब्रांच हो गए, तो अब ये जो है ना हवाएं सबसे पहले केरल में वर्षा कराती है, 1 जून तक केरल पहुंच जाती है। नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है, अगर कभी लेट हो जाए, जैसे आप सुनते हैं कि 5 जून, 7 जून, 8 जून, 10 दिन, ज्यादा तो नहीं होता है, 5-7 जून का अंतर 5-7 दिन का होता है। तो सबसे पहले वर्षा कहां प्राप्त होती है? केरल को। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा एग्जाम के कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले वर्षा प्राप्त करेगी केरल, ठीक है। क्या कौन सा प्राप्त करेगी? केरल सबसे पहले वर्षा प्राप्त करेगी। यहां पर देखो ये केरला है,
सबसे पहले कौन? केरल वर्षा प्राप्त करेगी। तो 1 जून में केरला को यहाँ वर्षा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये चूंकि वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट भी वर्षा धीरे धीरे समय के साथ प्राप्त करती हुई चली जाती है, ठीक है। और ये जो इलाका है बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त करती है, यानी कि मोर देन 500। तो ये सबसे ज्यादा वर्षा इलाका प्राप्त करने वालों में से एक है। हो गया एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद पहले हम इसको कर देते हैं, फिर इसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे आकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। एक आराकान व्योमा से लिपट के, यानी कि आराकान व्योमा है जो इसको रोकने की काम करता है। पैरेलल निकल रहा है, लेकिन चूंकि हवाएं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे थोड़ी चलती है, ये तो ऐसे ऐसे करके चलेगी, ऐसे ऐसे करके चलेगी। तो आराकान व्योमा कहीं ना कहीं इसको लिपट के और ऊपर में हिमालय इसको रोक करके इस जगह पे वर्षा कराती है बहुत तेज। तो ये इलाका बहुत ज्यादा वर्षा का इलाका है। ये इलाका बहुत ज्यादा वर्षा का इलाका यानी कि वेस्टर्न घाट, और ये इलाका बहुत ज्यादा वर्षा का इलाका यानी कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। और उसमें भी आप जानते हैं कि मोनिस राम, जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है जो शिलांग के पठार के गारो खासी जयंतिया के खासी पहाड़ी पे है। मोनिस राम शिलांग के पठार के खासी पहाड़ी पे है, और शिलांग के पठार पे गारो खासी जयंतिया है। और शिलांग का पठार किस राज्य में? मेघालय, क्योंकि शिलांग मेघालय की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा कराती है ये। तो अगर मैं ये कहूं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किस शाखा से वर्षा होती है, तो बे ऑफ बंगाल की शाखा से आपको दिखाई दे रहा है। मोनिस राम में किस शाखा से वर्षा होती है, तो बे ऑफ बंगाल की शाखा से, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या देखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्व भारत में, यानी कि जो ये भारत है, यहां पे वर्षा नहीं होती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे 2 कारण है। दोनों कारणों को हम यहां पे आपको समझाते हैं, ठीक है। पॉइंट को समझिएगा। और ये भी जो इलाका है यहां पर भी कम वर्षा होती है। इसके पीछे कारण क्या है कि देखो, यहां पे मैं एक मैप बनाता हूं, उस मैप से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। यहां पर समझ लो कि इस इलाकों को मैं यहां पे बना दिया हूं, वेस्टर्न घाट है। वर्षा के, यहां पे वर्षा में बनाता हूं, वर्षा की हवाएं कुछ इस तरीके से चलती है और ऊपर उठते की तरफ चलती है। जब ऊपर उठती हुई जाती है तो ठंडी होती जाती है और वर्षा कराती हुई चली जाती है। लेकिन जैसे ये हवाएं इस तरीके से नीचे उतरने लगती है, यहां पे इस ढाल से इस तरफ, यानी कि वेस्टर्न घाट के इस तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ जैसे नीचे उतरने लगती है, ये हवाएं का कंडेंसेशन कम हो जाता है और वर्षा कम हो जाती है, क्योंकि वो नीचे उतर रहा है। नीचे कंपैरेटिवली गर्मी है, कंपैरेटिवली हॉट है, गर्म है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन कम होगा और ये इलाका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा। इसलिए आप देखिएगा कर्नाटक का क्षेत्र, बहुत क्षेत्र, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्षेत्र, फिर यहाँ पे तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, और ये इलाका वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ये इलाका किस लिए वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? क्योंकि मैंने आपको कंडीशन समझाया, जैसे ही मानसूनी हवाएं नीचे की तरफ उतरेंगी वो वार्म हो जाएंगी और वहां पे वो कंडेंसेशन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसको अब और ज्यादा वाष्पीकरण चाहिए, ना कि वो कंडेंस करके वर्षा कराएगी। तो यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण इस जगह पे वर्षा नहीं होती है। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वृष्टि छाया क्षेत्र कौन है, तो महाराष्ट्र कर्नाटका का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, साउथ वेस्ट मानसून का। ईस्टर्न जो घाट है वहां पे क्यों नहीं वर्षा होती है? वहां पर भी 2 पॉइंट है। पहला, एक तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, एक तो ये, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ढाल के हिसाब से, एक तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में, ये भी ऑप्शन आएगा तो ये भी आप टिक कीजिएगा। और दूसरा, ये मानसूनी विंड के पैरेलल में है। देखो ये पैरेलल नहीं है, ये मानसूनी जो वेस्टर्न घाट है वो पैरेलल नहीं है, ये मानसूनी विंड को रोकती है, इसलिए यहाँ वर्षा हो रही है। जबकि ईस्टर्न घाट पैरेलल है मानसूनी विंड के, तो जब पैरेलल है तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ईस्टर्न घाट पैरेलल है, यानी कि समानांतर है मानसूनी हवाओं के, इसलिए भी वहां वर्षा नहीं होती है। 2 पॉइंट समझ में आ गया कि ईस्टर्न घाट में क्यों वर्षा नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से, क्योंकि वो पैरेलल भी है और वृष्टि छाया क्षेत्र में भी है। ये दोनों पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जरूर। अपने कॉपी में जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से बार बार वीडियो को देखना। मैंने पहले भी कहा कि वीडियो को पार्ट वाइज आप देखना, ठीक है, क्योंकि एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, एक एक करके पॉइंट देखना। अब जब आगे बढ़ता है मानसून, अभी मैंने मानसूनी हवाओं को आगे नहीं बढ़ाया है, अब जब मानसूनी हवाएं आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से बढ़ते चलती हैं,
कुछ इस तरीके से बढ़ती है, कुछ इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है। जब मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में 15 जुलाई तक ये फैल जाती है। अब देखो कहां 1 जून को ये केरल में टकराती है या केरल के तट पे वर्षा कराती है, और कहां पूरे भारत तक फैलते हुए 15 जुलाई लग जाता है। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि थ्रू आउट द इंडिया या स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया किस तारीख तक हो जाता है। तो 15 जुलाई तक। मैं 15 जुलाई को दूसरे कलर से लिख दूं ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग कलर चल रहा है। तो 15 जुलाई से मैं यहां पे कर दिया, ठीक, एक हो गया पॉइंट। दूसरा ये है अरावली, आप जानते हैं ये अरावली है। अब क्वेश्चन ये है कि दो प्रकार के क्वेश्चन फिर से यहां पे बनता है कि राजस्थान के क्षेत्र में साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा कम क्यों प्राप्त होती है। पहला पॉइंट, राजस्थान के क्षेत्र में साउथ वेस्ट के मानसून से वर्षा क्यों प्राप्त होती है। मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, मैं पूरा पॉइंट बताया नहीं हूं अभी किस लिए होता है। तो इसके पीछे दो कारण है। एक, अरावली इसके पैरेलल में है। अरावली क्या है, पैरेलल में मानसूनी हवाओं के। तो अरावली के पैरेलल होने के कारण उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। अब अरावली में भी जो पीक पे है जैसे कि गुरु शिखर, तो वहां पे हवा टकरा के वर्षा कराती है। ऐसा नहीं, देखो जब मैं कहूं ना नहीं होती है तो इसका मतलब 20, 25, 30 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है, और जब मैं कहूं कि खूब वर्षा होती है तो समझ लीजिए कि 100 सेंटीमीटर के आसपास है, और बहुत ज्यादा वर्षा है तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो वर्षा नहीं कराती है, मतलब 20-25 सेंटीमीटर तो कराएगी। तो वर्षा यहां नहीं कराती है अरावली के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल है। एक, और दूसरा जो राजस्थान का इलाका है वो हॉटर है देन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में जब राजस्थान का इलाका हॉटर है तो वहां बादल कंडेंस न होकर के और ज्यादा क्या हो जाता है, उसको और वाष्पीकरण चाहिए, तो कंडेंसेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वर्षण नहीं हो पाता है। 2 पॉइंट राजस्थान के लिए, 2 पॉइंट अलग है, एक पैरेलल ऑफ अरावली और दूसरा कंडेंसेशन का पॉइंट है, और तीसरा यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र और पैरेलल ऑफ ईस्टर्न घाट। ये दोनों पॉइंट यहां पे ध्यान में रखिएगा। तो राजस्थान में क्यों वर्षा नहीं होती ये बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये बे ऑफ बंगाल की शाखा यहां पे वर्षा कराती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जब वर्षा कराती है, इसी का में से एक शाखा मुड़ करके आप देखिएगा कि छोटा नागपुर के प्लाटेऊ में वर्षा कराती हुई, बिहार में वर्षा कराते हुए ये मुड़ जाती है और यूपी वर्षा कराती हुई पहुंचती है कहां, क्या बोलते हैं, हरियाणा के पास, यानी दिल्ली के पास। मैं फिर से बताऊं, और ये मुड़ने का जो प्रक्रिया है इसमें हिमालय रोल अदा करता है, क्योंकि हिमालय यहां पर हवाओं को रोक करके रिटर्न करता है और वर्षा कराते हुए चलता है। तो अब ध्यान रखिएगा, चूंकि यह इलाका मैक्सिमम वर्षा प्राप्त कर देगी, यानी कि मोर देन 500 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करती है ईस्टर्न घाट का इलाका, नॉर्थ ईस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न घाट नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और वेस्टर्न घाट में मोर देन 500 वर्षा कराती है। लेकिन जैसे ही हम बंगाल से शिफ्ट होना शुरू होता है वर्षा, तो बंगाल में अगर वर्षा 150 सेंटीमीटर होगा, मैं दूसरा कलर कर दूं ताकि आपको दिखाई दे, बंगाल में अगर वर्षा 150 सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखिएगा, तो ये वर्षा धीरे धीरे जब शिफ्ट होगा, ये वर्षा जब धीरे धीरे शिफ्ट होगा तो बिहार में आकर के लगभग 125 या 100 सेंटीमीटर के बारिश होगा। यूपी में आने के बाद ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। हरियाणा पहुंचते पहुंचते ये 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और हरियाणा में चूंकि अरबियन सी की शाखा और वेस्ट बंगाल की शाखा दोनों जाके मिल जाती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में है कि दोनों शाखाएं कहां मिलती है, तो दोनों शाखाएं हरियाणा में, दोनों शाखाएं कहां जाके मिल जाती है, हरियाणा, या हो सकता है आपके एग्जाम में दिल्ली दे दे, ठीक है, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, तो भी गलत नहीं होगा। दिल्ली हरियाणा में अंतर नहीं है। और क्लाइमेट, ये बादल जो है ना, ये दिल्ली हरियाणा जैसे छोटे क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होता है, इसके लिए पूरा भारत चाहिए होता है। तो दिल्ली दे दे या हरियाणा दे दे, कोई गलत नहीं होगा। तो दोनों शाखाएं कहां मिलती है, हरियाणा या दिल्ली में जाकर के मिल जाती है, और दोनों शाखाएं मिल के भी हरियाणा में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं कराती है। तो ये जो इलाका है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का इलाका भारत में कम वर्षा वाले इलाका है, भारत में कम वर्षा वाले इलाका है। ये हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान का इलाका भारत में कम वर्षा वाले इलाका है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक बात और समझ में आता है, अगर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 150 सेंटीमीटर या 175 सेंटीमीटर है, बिहार में 125 या 100 सेंटीमीटर है, और यूपी में 175 सेंटीमीटर घटते हुए अगर हरियाणा में 50 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यह है कि बंगाल से हरियाणा जाते हुए वर्षा क्या होती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मानसूनी हवाएं वर्षा
क्या करती है, कम करती है। तो पूर्व से पश्चिम तक वर्षा कम होती जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि वर्षा पूर्व से लेकर पश्चिम तक क्या होती है, बढ़ती जाती है, घटती जाती है, कांस्टेंट रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो घटती जाती है, पूर्व से पश्चिम तक घटती जाती है। अब देख रहे हैं ना किस तरीके से 150 से 50 पहुंच गया हरियाणा आते आते, देख रहे हैं ना। तो पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 15 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा प्राप्त होती है, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, अब मैक्सिमम, चूंकि कम इलाका तो मैंने बता दिया कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का इलाका वर्षा कम प्राप्त करने वाला इलाका है, 50 सेंटीमीटर के आसपास में ये सिमट के रह जाते हैं। लेकिन सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला इलाका यहाँ पे लेह है, लेह। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है कि लेह जो कि कोल्ड डेजर्ट है, वो सबसे कम ज्यादा प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण प्राप्त करती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का, ठीक है। मानसून में कितने शाखा होते हैं, 2 शाखा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। तो ले सबसे कम वर्षा प्राप्त करती है, ये बात हो गया। चलिए, मैक्सिमम वर्षा कितना होता है, एवरेज मतलब सॉरी एवरेज वर्षा कितना होता है। तो देखो, अब ये इलाका है 500 सेंटीमीटर है, उससे ज्यादा। मौनीसराम में तो 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है एनुअल। जो भी बात हो रही है सेंटीमीटर में, वो एनुअल हो रही है बेटा, एनुअल बात हो रही है, ये बात को समझिएगा, एनुअल, ठीक है। तो मौनीसराम में तो 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वो मैक्सिमम बारिश प्राप्त कराती है, यानी कि मोर देन 500 सेंटीमीटर एनुअल। उसी तरीके से वेस्टर्न घाट मोर देन 500 सेंटीमीटर एनुअल वर्षा प्राप्त करती है। लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया कितना प्राप्त करती है, रेस्ट ऑफ द इंडिया 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर यानी 150 175 सेंटीमीटर में सिमट के रह जाता है, जिसमें बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, नीचे में तेलंगाना हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, ये 150 सेंटीमीटर के 175 सेंटीमीटर तक यानी कि 100 से लेकर के सिमट के रह जाती है। इसलिए सब मिलाकर के भारत में जो एवरेज वर्षा एनुअल रेनफॉल बताते हैं, वो बताते हैं एनुअल एवरेज रेनफॉल 125 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिख दूं एनुअल एवरेज रेनफॉल 125 सेंटीमीटर बताते हैं भारत में वर्षा को, ठीक है। अब अगला पॉइंट यह है कि वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक जो मैंने आपको बताया, उसमें से 2 पॉइंट हमेशा आप सुनते रहते हैं, एक होता है अल नीनो और एक होता है ला नीना। एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीना। दरअसल अल नीनो वार्म करंट है, ला नीना कोल्ड करंट है। अल नीनो क्या है, वार्म करंट है। वार्म करंट का मतलब गर्म जलधारा है, समुद्री जलधारा। अल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है, जबकि ला नीना ठंडी समुद्री जलधारा है। जब अल नीनो की घटना होगी पेरू के तट पे, यानी कि दुनिया में पैसिफिक ओशियन में होता है पेरू के तट पे, जब अल नीनो की घटना होगी तो भारत में मॉनसून डिक्रीज होगा, कम होगा, मॉनसूनी वर्षा कम होगा। और जब ला नीना की घटना होगी तो भारत में मॉनसूनी वर्षा ठीक रहेगी, अच्छा रहेगा, औसत से ज्यादा भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ला नीना और अल नीनो का भारत के मॉनसून से डायरेक्टली इफेक्ट है, इस बात को समझिएगा। इसी में साउदर्न ऑसिलेशन आता है। तो ये सारा पॉइंट हम यहाँ पे आपको कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि लिखा हुआ कुछ कुछ पॉइंट आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वर्षा का पॉइंट हमने बता दिया, वृष्टि छाया क्षेत्र हमने आपको बता दिया, किस तरीके से पैरेलल बहती है अरावली का और ईस्टर्न घाट का, ये भी बात हमने आपको बता दिया। अब ये वर्षा हो रही है और वर्षा होते होते अगस्त का महीना आ गया, अक्टूबर, अगस्त अक्टूबर का महीना आ गया। अब क्या है कि अगस्त अक्टूबर के महीने आने से आईटीसीजेड भी धीरे धीरे क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। आईटीसीजेड भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है क्योंकि सन क्या हो गया, साउथवर्ड हो गया। आप पढ़े ना, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर में फिर से आ जाएगा कहां, इक्वेटर पे। तो सन साउथवर्ड हो गया ना। तो सन जब साउथवर्ड होने लगता है तो फिर क्या होता है वो देखिए, जब सन साउथवर्ड हो जाता है तो मेरे पास एक ब्लू कलर है, इसको बड़े गौर से देखिएगा, ब्लू कलर से मैं बनाया हूं। पूरे पॉइंट को मैं बिना मिटाए हुए और पूरा गौर, मैं जहां पेन चलाऊंगा वही होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब सन साउथवर्ड होता है तो सन के साथ जो हवाएं हैं, आईटीसीजेड है, वो भी साउथवर्ड होगा, यानी कि लो प्रेशर जोन भी क्या हो जाएगा, साउथवर्ड हो जाएगा, नीचे खसकने लगेगा। और लो प्रेशर जोन क्या होता है, अट्रैक्शन जोन होता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अपनी तरह हवाओं को अट्रैक्ट करेगी, तो फिर हवाएं क्या होगी, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, शायद आपको समझ में ज्यादा आ जाए, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीजों को मिटा देता हूं।
ठीक है। तो हवाएं जो है ना क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होना यानी कि रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, रिटर्न होना शुरू हो जाएगा हवाएं। और हवाओं का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हवाओं का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरीके से हो जाएगा हवाओं का डायरेक्शन। और जब हवाओं का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्षा नहीं होगा, क्योंकि यहां जलवाष्प कहां से लाएगा वर्षा कराने के लिए। मेरी बात समझिए, जब हवाएं रिटर्न हो रही है और पहले ही यहाँ वर्षा वर्षा करा करके निश्चिंत है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून में आपने पढ़ लिया ना, पूरा वर्षा पढ़ा लिखा करा लिए। अब ये कैसे यहाँ पे वर्षा कराएगा, एक मैंने आपको कहा कि गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी कितना वाष्पीकरण दे देगी कि वो वर्षा करा देगा। अरे थोड़ा बहुत कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा तो थोड़ा बहुत वर्षा से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल है ये तो वर्षा कराएगी। तो चूंकि वो तो महासागर है, यानी कि इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ तो बहुत बड़ा सागर है, तो ये जलवाष्प का बहुत घना मात्रा अपने साथ लाएगी। और अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं और ईस्टर्न घाट में यानी कि पूर्वी घाट में मैं आपको बताता हूं, इस जगह पे उड़ीसा के तट पे क्या बोलते हैं, फिर आंध्र प्रदेश के तट पे और तमिलनाडु के तट पे घनघोर वर्षा कराएगी। तो इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि ईस्टर्न घाट पे वर्षा किस वर्षा से होती है, तो रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटते हुए मानसून। अब ये लौटते हुए मानसून मैंने पहले नहीं बताया, लौटता हुआ मानसून कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया, पढ़ाना शुरू कर दिया। कहानी क्या है इसको आप समझिए, ये लौट रहा है ना, देखो ये जा रहा है, इसलिए मैंने पूरा नहीं मिटाया था, ये जा रहा है, ठीक है, गया था आपको याद है, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। और ये लौट रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। और इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून भी। क्यों, क्योंकि किस डायरेक्शन से आ रहा है, देखो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से आ रहा है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से, डायरेक्शन मैंने यहां पे बनाया है, ठीक है। तो इसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। तो ईस्टर्न घाट पे, पूर्वी घाट पे वर्षा किससे प्राप्त होती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से। और ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से क्या होता है कि चूंकि सन साउथवर्ड हो गया है तो ITCZ भी सन के साथ मूव कर रहा है, लो प्रेशर जोन, और लो प्रेशर जोन अट्रैक्शन जोन होता है, तो हवाओं को अपनी तरफ खींचती है। और हवाएं चूंकि भारत में जो ज्यादा क्या बोलते हैं वाष्पीकरण मिलता नहीं है तो ज्यादा वर्षा कराती नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट पे बे ऑफ बंगाल से वाष्पीकरण लेकर के हवाएं घनघोर वर्षा कराती है। इसलिए पूर्वी घाट पे साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि रिट्रीटिंग मानसून से प्राप्त होती है। साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा क्यों नहीं प्राप्त होती पूर्वी घाट पे, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में है और उससे भी बढ़कर के वो साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल में है, यानी कि समानांतर में है, जो बात हमने आपको पहले बता दिया है। ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है। अब साउथ रिट्रीटिंग मानसून को आप दूसरे जगह के वर्षा से मत जोड़िएगा, क्योंकि इन सब जगहों पे वर्षा नहीं होगी रिट्रीटिंग मानसून से। यहाँ पे कोई भी ऐसा समुद्री इलाका नहीं दिख रहा है जहां से पानी ला करके वर्षा करा दे, ठीक है। तो इन सब जगहों से कोई मतलब नहीं है रिट्रीटिंग मानसून का। चलिए एक दूसरा, जब मॉनसून निकलना शुरू होती है तो सबसे पहले कहां से निकलेगी, तो देखो सबसे अंत में कहां पहुंचा, 15 जुलाई तक मैंने आपको यहां बनाया था। 15 जुलाई कहां पहुंचा, राजस्थान के इलाकों में। तो सबसे पहले कहां से निकलेगा, राजस्थान के इलाके से। जहां सबसे बाद में साउथ वेस्ट मानसून पहुंची है ना, वहीं पे सबसे पहले मानसून वहीं से निकलेगी। तो सबसे पहले मानसून कहां से निकलती है, राजस्थान के इलाका से। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, लिखा हुआ शायद आपको नहीं मिलेगा। तो साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून कहां से निकलती है, राजस्थान से निकलती है। सबसे कम वर्षा कहां प्राप्त करती है, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के इलाकों में। उसमें भी सबसे कम लेह में, राजस्थान के जैसलमेर वगैरह का इलाका भी सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले, लेकिन लेह सबसे कम है उसमें भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा मानसून को लेकर के कुछ पॉइंट था। अब हम जरा देखते हैं कि हमने क्या लिखा है और उस लिखे हुए में क्या क्या छूट चुका है, क्या मैं नहीं समझा चुका हूं, उसको मैं एक बार देखता हूं। चलिए, मानसून के सीजन के बारे में हमने बात किया। हमने कहा कि साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम जून टू मिड सितंबर तक होता है, और रिट्रीटिंग मानसून जो कि मैंने आपको बताया था कि चूंकि अगस्त सितंबर आ गया है तो अब लौट जाएगा, तो सितंबर से लेकर नवंबर तक रिट्रीटिंग मानसून है। इस तरीके से जून से लेकर नवंबर तक हमारे यहाँ मानसून का समय था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जिस देश में 6 महीने तक सिर्फ वर्षा का समय हो और ठंडी में भी वर्षा हो, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से गर्मी में भी वर्षा हो, प्री मानसून, उस देश को मानसूनी जलवायु कहना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, एवरेज
एवरेज रेनफॉल 125 सेंटीमीटर, ये बात मैंने आपको बता दिया। लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है, किस लिए होता है यही चिल्ला चिल्ला के हम बता ही रहे हैं। और 74% रेनफॉल रिसीव बाय साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से 74%, यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो साउथ वेस्ट मानसून से। सबसे ज्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। रिट्रेटिंग मानसून से कम वर्षा प्राप्त होती है 13%, लेकिन फिर भी ये दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर पे प्री मानसून वर्षा है, प्री मानसून जो गर्मी में मैंने पढ़ाया था। रेनफॉल डिक्रीजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बंगाल से और हरियाणा पंजाब जाते हुए रेनफॉल क्या होती है, डिक्रीज होता है। ईस्टर्न घाट रिसीव रेनफॉल बाय रिट्रेटिंग मानसून, मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न घाट लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, जाते हुए मानसून से नहीं। अप टू 15 जुलाई मानसून स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, ये बात मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में 15 जुलाई तक मानसून क्या होती है, फैल जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि 35% ऑफ इंडिया रिसीव 75%, ये बात मैंने आपको बताया था कि भारत का मैक्सिमम जो इलाका है वो आपको 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त करती है, तो वहां पर मैंने 35% कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न राजस्थान रिसीव मिनिमम रेनफॉल 20 सेंटीमीटर, वेस्टर्न राजस्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करती है 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेह सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ये बात मैं अभी बता रहा हूं, एग्जाम का क्वेश्चन याद रखिएगा। साउथ वेस्ट मानसून को फिर हम दो भागों में बांटे, ब्रांच ऑफ अरबियन सी, अरब सागर के ब्रांच के बारे में, और दूसरा ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब यहां पे देखिएगा कि वेस्टर्न घाट जो है ना, इसी ब्रांच से वर्षा प्राप्त होती है। देखिए आपने किस तरीके से अरब सागर से गया और वर्षा प्राप्त किया वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल से गारो खासी जयंतिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल से वर्षा प्राप्त करती है। और दोनों ब्रांच कहां मिलता है, हरियाणा में जाकर के, बोथ ब्रांच मीट एट हरियाणा नियर दिल्ली, ये बात भी हमको बताया। ऑल नीनो होता है बिगिन द इंडियन मानसून, ऑल नीनो अगर होगा तो वो मानसून को क्या करेगी, कमजोर करेगी, जो कि वार्म करंट है, ये बात हमने बताया। ला नीना होगा वो मानसून को मजबूत करेगी, जो कि कोल्ड करंट है, ये बात भी हमने आपको बताया। ITCZ के बारे में तो चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है, जो लो प्रेशर जोन होता है, जो सन के शिफ्ट होने से शिफ्ट होता है, ये बात हमने आपको वर्षा के बारे में बताया। अब एग्जाम का क्वेश्चन आप बनाइए अच्छे से, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया उस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कीजिए। किस स्थान पे कितना वर्षा होना चाहिए वो कंसेप्ट से पकड़िए और कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक एक चीज रट्टा मारिएगा तो जीवन भर रट्टा मारते हुए रह जाएंगे। आपके पास रट्टा मारने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज रट्टा से बचिए और कंसेप्ट पकड़ करके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कंसेप्ट पकड़ के एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर आप पिछड़ते चले जाएंगे, पिछड़ते हुए चले जाएंगे। तो बात करेंगे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, सिर्फ इसी दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर कुछ कोई एक्स्ट्रा और भी बात करना हो तो हम दूसरे वीडियो बना करके बात करेंगे, क्योंकि इसी दोनों वीडियो में समय थोड़ा सा लग जाएगा। तो लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क और लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हम आपके सामने में रख रहे हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि 1-2 नंबर का, और वो छूट जाने से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम, यानी कि जितना हो सकता है नेशनल पार्क, वैसे तो 104 नेशनल पार्क है, तो जितना हो सकता है हम यहाँ पे नेशनल पार्क कराएंगे, और जितने बायोस्फीयर रिजर्व है हम सब करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस दोनों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सिर्फ इस दोनों को। बाकी चीजों को हम बाद में कवर कर सकते हैं जो इससे जुड़े हुए, जैसे बर्ड सेंचुरी की अगर बात कर ले, टाइगर रिजर्व वगैरह की बात कर ले, तो हम दूसरे वीडियो में यहाँ पे कर लेंगे। आज यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को ही हम कवर करने वाले हैं। तो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हम इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो, जहां तक नेशनल पार्क की हम बात करें, अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वो हैबिटेट से जुड़े हुए, यानी कि आवास से जुड़ा हुआ है, आवास। अब उस आवास में सारे प्राणी हैं और सबकी सुरक्षा की बात होती है, लेकिन ये आवास से जुड़ा हुआ है चीजें। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि उसकी पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, एक अरेंज व्यवस्था। जैसे वहां के आवास भी होना चाहिए, उसमें जीव जंतु भी उसमें शामिल है, उसका फूड चेन शामिल है, उसमें इंटरफेरेंस भी शामिल है कि इंसान कितना इंटरफेयर करता है, कितना नहीं करता। तो पूरे इकोसिस्टम से ये जुड़ा हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क सिर्फ आवास से जुड़ा हुआ है, एक जंगल है उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया, उसमें जीव भी है, उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, उस नेशनल पार्क में झील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, नेशनल पार्क के बाउंड्रीज जो है ना नियम के द्वारा बनाए जाते हैं, उसी तरीके से बायोस्फीयर के भी बाउंड्री नियम के द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में
टूरिज्म परमिसिबल है, यानी कि वहां पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होता है नेशनल पार्क में आमतौर पे। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में आपको जनरली परमिशन नहीं मिलेगा टूरिज्म के लिए। जनरली टूरिज्म के लिए परमिशन बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जीव जंतु की सुरक्षा के लिए ये परमिशन आपको मना किया जा सकता है। कुछ एक्सटिंक्ट भी होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में जीव जंतु। आप जानते हैं कि लोग जाते हैं टूरिज्म के बहाने से और वहां पे हंटिंग करते हैं और इस तरह की कहानी है, तो इसको भी रोकने के लिए ये चीजें हैं, ठीक है ना। और स्टडी पर्पज से भी आपको टूरिज्म के, चूंकि वहां पे स्टडी पर्पज ज्यादा होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, आप देख रहे हैं कि रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकरेज, इसमें रिसर्च वगैरह जो स्टडी पर्पज से लोग ज्यादा जाते हैं, तो इस वजह से भी टूरिज्म को क्या किया जाता है, रोकने की कोशिश किया जाता है, टूरिज्म न के बराबर होती है। जबकि नेशनल पार्क में लैक ऑफ रिसोर्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब रिसर्च का ज्यादा वहां पे नहीं है, एजुकेशनल पर्पस से नेशनल पार्क में लोग कम जाते हैं, न के बराबर है। लैक ऑफ का मतलब कमी है, मतलब ना नहीं कह रहे हैं हम, बिल्कुल काट नहीं रहे हैं। डिफरेंसेस समझ में आपको आ रहा होगा। कम्स अंडर WPA 1972, यानी कि ये WPA 1972 का, जबकि ये यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है, यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर 1971 में। तो इस दोनों को भी एक बार समझिएगा, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में जो छोटा सा डिफरेंस मैंने बताया कि ये हैबिटेट से रिलेटेड है, पूरे इकोसिस्टम से, इसमें क्या नहीं होगा, तो इसमें टूरिज्म नहीं होगा, इसमें टूरिज्म हो सकता नहीं होगा, इसमें टूरिज्म ना के बराबर है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, इसमें एजुकेशनल पर्पस की कमी होती है। ये भी पॉइंट को आप एक बार ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क और लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल हम एसएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अगर दूसरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हायर, तो फिर हम यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए, तो लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास नेशनल पार्क है लिस्ट में, ठीक है ना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सारे बात करते रहेंगे। ऊपर से लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बीबीआई, डाचीगम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, किश्तवाड़ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक उसी तरीके से लद्दाख, हेमिस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, दरअसल हेमिस सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, तो ये कई बार एग्जाम में आया। जहां बीबीआई लगा रहा हूँ एग्जाम में कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व किया है, इसलिए मेरे को याद है, तो मैं यहाँ पे इस चीजों को बीबीआई लगा रहा हूँ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, फिन वैली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये दोनों ही वीवीआई मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है कई बार, तो इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट वेरी स्पेशल, भारत का पहला नेशनल पार्क कहा जाता है जिम कॉर्बेट को, कहा जाता नहीं है भी भारत का पहला नेशनल पार्क, ठीक है। नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे ज्यादा बार नेशनल पार्क से अगर कहीं क्वेश्चन पूछे गए तो वैली ऑफ फ्लावर से, ये मोस्ट वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर कहां, उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैसे इंग्लिश में कोई ऐसा पॉइंट शब्द नहीं लिखा जो हिंदी वालों को परेशानी हो, तो हिंदी वाले भी बड़े आसान से लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी बोल ही रहा हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में केवलादेव घाना, ये पक्षी विहार है और साथ साथ नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा, पक्षी विहार है साथ साथ नेशनल पार्क भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रणथंभौर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बाघ बचाने का जो अभियान चलाया गया था वो सरिस्का से ही चलाया गया था, तो एग्जाम का क्वेश्चन ये बन जाते हैं। ये टाइगर रिजर्व भी है सरिस्का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रणथंभौर सरिस्का। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि है, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, कई बार क्वेश्चन बना है वाल्मीकि। झारखंड में बेतला, वेस्ट बंगाल बक्सा क्वेश्चन एग्जाम का है। नरौरा क्वेश्चन एग्जाम का है। सुंदरबन के बारे में आप जानते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है। जल्दापाड़ा भी क्वेश्चन एग्जाम का है। तो वेस्ट बंगाल में बक्सा, नरौरा, सुंदरबन, जल्दापाड़ा। सुंदरबन तो वेरी फेमस है, इस बात को आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंद्रावती एक आध बारी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है इंद्रावती के बारे में। उड़ीसा भितरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट। सिमलीपाल सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए सिमलीपाल से, तो उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नेशनल पार्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है, इसके सारे नेशनल पार्क बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पेंच,
ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आप देख लीजिएगा, बंधवगढ़, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पेंच, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुआ है। दरअसल जब भी मैं इसको तैयार करता हूं ना पीपीटी को, तो तैयार करते समय मेरे मन में हमेशा ये बात रहता है कि मैं उन को जरूर डालूं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन कभी न कभी पूछे हैं। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व होंगे ही होंगे, आगे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से ज्यादा होती है, क्योंकि वो रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए जितने भी टीचर्स हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कहते हैं, जरूर कहते होंगे, मैं तो जरूर कहता हूं, ठीक है, तो ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं गुजरात में ब्लैक बक गिर फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए गिर फॉरेस्ट, गिर के एशियाई शेर, यहां से क्वेश्चन पूछे गए कि एशियाई शेर के लिए कौन सा जाना जाता है नेशनल पार्क, तो गिर जाना जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का चंदोली, संजय गांधी, टडोबा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, टडोबा, महाराष्ट्र के चंदोली, संजय गांधी, टडोबा, और भी है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डाला। कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटक का बांदीपुर, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बारी क्वेश्चन पूछे हैं कर्नाटक का बांदीपुर, कुदेर मुख, नागरहॉल, डांडेली, नागरहॉल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे कर्नाटका के, तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बांदीपुर और नागरहॉल कर्नाटका के। केरला के इरवाविकुलम, पेरियार, बहुत इंपॉर्टेंट, और साइलेंट वैली से तो एक समय ऐसा लग रहा था जैसे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट वैली से आ रहा है, साइलेंट वैली से, शांति की घाटी, केरला का शांति की घाटी साइलेंट वैली से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बारी। आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वरा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरे नजर में ये क्वेश्चन नहीं आया, अगर आया होगा तो आप लोग सॉल्व किए होंगे, मैंने सॉल्व नहीं किया। तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्दुमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार आप जानते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार से। सिक्किम, कंचनजंगा, अब कंचनजंगा के बारे में पहले से भी आप जानते हैं, नाम सुना हुआ है, बहुत बात बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बारी वीवीआई, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मौलिंग भी एक नेशनल पार्क है। असम का काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सखोवा, चारों से क्वेश्चन पूछे गए। डिब्रू सखोवा और काजीरंगा से सबसे ज्यादा, डिब्रू सखोवा और काजीरंगा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मानस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं असम के। मेघालय का नोकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघालय का नोकरेक कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नागालैंड का इंटाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मणिपुर का केवला लामजाओ, कई बार चर्चा हो चुका है केवला लामजाओ के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, ऐसे केवला लामजाओ तो आपको याद हो गया होगा मणिपुर का। चलिए अंडमान निकोबार से देखते हैं कि क्या है। माउंट हेरिएट क्वेश्चन पूछा गया, माउंट हेरिएट के बारे में। सैडल पीक, हमने अंडमान निकोबार पढ़ाते हुए सैडल पीक और माउंट हेरिएट दोनों बताया है, ठीक है। कैम्बेल बे और महात्मा गांधी मैरीन, ये क्वेश्चन एग्जाम में माउंट हेरिएट और सैडल पीक से कई बार पूछे हैं, माउंट हेरिएट और सैडल पीक से, ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो माउंट हेरिएट और सैडल पीक जरूर बताइए, आप एक बार ध्यान में रखिएगा। तो जब मैं गोल घेरते हुए और जहां पे वीवीआई लिख दिया हूं, जहां पे टिक लगाया हूं, उसको एक बार आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आप बोलिए सर आप तो सब पे टिक लगा दिए, नहीं, जब बोलते हुए और लिखते हुए कहीं कहीं मैं जरूर एक बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है या वीवीआई या कुछ ऐसा बोल दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जगह मैंने आप यहाँ पे किया है, बहुत कम जगह है जहां पे मैंने बोला है कि यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि मैंने डाला भी वही उसी नेशनल पार्क को है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अंडमान निकोबार में जो द्वीपों की नाम चेंज हुए हैं, जो कि हमने आपको बताया था, सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से, या फिर और भी 3 द्वीप का नाम, रॉस, तो द्वीपों के जो नाम चेंज हुए हैं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो अंडमान निकोबार में हुआ है वहां से एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ नहीं, सारे इंपॉर्टेंट जितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमने इसमें डालने की कोशिश किया। अगर कोई एक आध छूट गया होगा तो मेरे के हिसाब से तो नहीं छूटा है, ठीक है, जितने बायोस्फीयर रिजर्व है सब मैंने यहाँ पे डाला है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में है और ये सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में है, ठीक है ना। चलिए नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी पीक भी है, आप जानते हैं। नोकरेक मेघालय में है, अभी आपने पढ़ा भी है। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में भी आपने पढ़ा। मानस
असम में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू सैखोवा असम में है, दिहांग दिबांग, इसको ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने क्या बोलते हैं नदी पढ़ा है ना, तो नदी से भी आप चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे मानस मैंने आपको बताया था, दिहांग दिबांग के बारे में बताया था, तो नदी से भी चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जब हिमालय पर है तो पीक से भी कोशिश जोड़ने की कोशिश कीजिए, नंदा देवी वगैरह। जब आपने क्या बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा है तो वहां से भी पीक वगैरह से जोड़ने की कोशिश कीजिए, जैसे नीलगिरी वगैरह की बात हमने किया था। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी कभी ना कभी चर्चा हो चुका है किसी न किसी तरीके से। बस ये है कि हम यहाँ पे सेपरेट तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है। वैसे इसको चर्चा जरूर किया, जैसे आप नोकरेक आप बोलेंगे, अभी हमने चर्चा किया नोकरेक के बारे में, जो कि नेशनल पार्क भी है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ध्यान रखिएगा जो भी चीजें हैं, इसका चर्चा, दिहांग दिबांग हमने नदी के रूप में चर्चा किया था, तो अरुणाचल प्रदेश आपका ध्यान चला जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे दिहांग दिबांग है कहां, या फिर सुंदरबन कहां है। तो सुंदरबन के बारे में तो दुनिया भर की चर्चा हम लोगों ने किया। डिब्रू सैखोवा यहाँ पे असम में हमने चर्चा कर लिया है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम हमने चर्चा किया है कई बारी, अगस्ता मलाई तमिलनाडु और केरला में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में, हालांकि क्वेश्चन जितने भी मैंने बताया सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अचनाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अमरकंटक है, ठीक है। और रण ऑफ कच्छ गुजरात में, रण ऑफ कच्छ की चर्चा जब हम लूनी नदी पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने आपको किया था कि ये दलदली जमीन है जहां लूनी जाके मिल जाती है। कोल डेजर्ट के बारे में हमने बताया था, हिमाचल प्रदेश में कोल डेजर्ट, ये भी एक नेशनल पार्क है। शेषांचलम आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना सबसे बाद में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा इसको मिला है 2011 के में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। तो पन्ना को सबसे बाद में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है, सबसे पहले नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। शेषांचलम आंध्र प्रदेश में, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी शेषांचलम नाम से भी पता चल रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व था जो हमने आपको यहाँ पे बताया। अब कुछ फैक्ट्स है, अब कुछ फैक्ट्स है जो आप देखिएगा कि कितने नेशनल पार्क है, तो 104 नेशनल पार्क है, जिसमें हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ है, लद्दाख में है, आप जानते हैं, लोकेटेड इन लेह लद्दाख में, जो लेह उसकी राजधानी है। हेमिस नेशनल बर्ड सेंचुरी भी है हेमिस, याद रखिएगा, ठीक है। साउथ बटन आइसलैंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में है, तो ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है और साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है, याद रखेगा। इंडिया का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, ये बात हमने आपको बताते हुए बताया था, उत्तराखंड में अभी तुरंत सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ये भी बात हमने नेशनल पार्क बताते हुए कहा था, और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के जितने नेशनल पार्क है सबके सब इंपॉर्टेंट है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सबकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, आपको बता भी दिया है। 52 टाइगर रिजर्व है, ये बात हमने आपको नहीं बताया है टाइगर रिजर्व के बारे में। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला है, फर्स्ट एस्टेब्लिश 1986 में। और आप देख रहे हैं कि पन्ना सबसे लास्ट है जो 2011 में है और बायोस्फीयर रिजर्व के कैटेगरी में, ठीक है। और रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेमिस लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और रन ऑफ कच्छ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क है वो साउथ बटन नेशनल पार्क है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन सकता है, बना भी है पहले भी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। तो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के बारे में इतना ही बात हम लोग करेंगे। आप बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार बनाइएगा, अपने कॉपी में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। किस तरीके से याद रखें ये आप निकालिए ट्रिक, क्योंकि किसी भी के द्वारा, दूसरे के द्वारा दिए गए ट्रिक कभी भी एग्जाम में काम नहीं आता, इस बात को आप याद रखिएगा। तो खुद का बनाया हुआ ट्रिक आपको जरूर याद रह जाएगा। तो चाहे ट्रिक से याद करें या बार बार, चूंकि हम अपने वीडियो में इन चीजों का बार बार चर्चा कभी ना कभी किसी न किसी संदर्भ में, या तो प्लाटेऊ पढ़ाते हुए, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाते हुए, हिमालय पढ़ाते हुए, रिवर पढ़ाते हुए, या किसी भी तरीके के आइलैंड पढ़ाते हुए हमने चर्चा कर लिया है, तो उससे भी आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। नेशनल पार्क से अगर छूट जाएगा तो मैं ये समझ सकता हूं कि नेशनल पार्क चूंकि बहुत बड़ा है तो इसलिए छूट सकता है। तो ये हमारा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व था जो हमने यहाँ पे बात किया।
हम लोग बात कर रहे हैं वाटरफॉल और लेक के बारे में, यानी कि जलप्रपात और झील के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट झील जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, हम उसका यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। जितना हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं यहाँ से, और अगर कोई छूट जाता है ऐसा करके तो उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना को ही कवर कर लेते हैं तो होता यह है कि ऑप्शंस जो आप होता है ना वो आपके सामने में होता है, तो फिर आप उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा छूट रहा है और ये मेरा या इसमें कोई चीज एंट्री नहीं है, कोई ऐसा जलप्रपात एंट्री नहीं है। जितना है उतने ही कोई कीजिए, वहां पे एग्जाम में ऑप्शन से आप वहां पे छांट लेंगे, ये मेरा बिल्कुल विश्वास है और ऐसा होता ही है, क्योंकि हर चीज को आप याद करके और कैरी करके नहीं लेके जाते हैं, कुछ रीजनिंग वहां पे चलता है, ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ता है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे वाटरफॉल के बारे में, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ वाटरफॉल के बारे में बात करेंगे, जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। एक है कुचिकल जो कर्नाटका में है, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे लंबा ऊंचा जिसको बोलते हैं ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, सबसे ऊंचा। लेकिन जब हम सबसे बड़ा वाटरफॉल यानी कि सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल की बात करते हैं तो फिर जोग या गरसोप्पा होता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जोग या गरसोप्पा जो कि श्रावती नदी पे है, कर्नाटक लार्जेस्ट वाटरफॉल है। ये हाईएस्ट है यानी कि ऊंचाई में, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका 455 मीटर ऊंचाई है, जोग और गरसोप्पा का 453 मीटर ऊंचाई है। तो ऊंचाई के हिसाब से तो आप देख रहे हैं कि कुचिकल जो वाटरफॉल है वो सबसे ऊंचा है। लेकिन जब हम बड़े वाटरफॉल की बात करें तो फिर आपको जोग और गरसोप्पा के बारे में ध्यान रखना होगा। ये दोनों को मैंने पहले इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, कि सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा? गरसोप्पा। लेकिन जब सबसे ऊंचा वाटरफॉल की बात करें तो कौन सा होगा? कुचिकल कर्नाटक में है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद दूध सागर, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। दूध सागर वाटरफॉल से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। गोवा में है मांडोवी नदी पे, गोवा में है मांडोवी नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटका में है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, झारखंड में। स्वर्ण रेखा नदी जो जानते हैं कि आप छोटा नागपुर के पल्लाटेऊ से निकलता है, हमने नदियों में ही पढ़ाया है। ठीक है, सारे सबको पढ़ाया है, कावेरी को भी पढ़ाया हमने। ठीक है ना। चलिए कपिल धारा नर्मदा, द वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कपिल धारा, दूध धारा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो कि नर्मदा नदी पे ही मध्य प्रदेश में है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कपिल धारा, दूध धारा और नर्मदा नदी पे ही एक और वाटरफॉल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, धुआंधार, सॉरी दूध धारा नहीं, धुआंधार वाटरफॉल जो यहाँ पे है नर्मदा नदी पे। चलिए उसके बाद है चिराको, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। दूध धारा नर्मदा नदी पे है, जो हमने बताया था। धुआंधार, कपिल धारा और दूध धारा, सॉरी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पे कपिल धारा, धुआंधार और दूध धारा, ये तीनों ही नर्मदा नदी पे है। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। जो पहले मैंने बोला था उसको सॉरी हम बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए गौतम धारा या जोनाहा, गौतम धारा या जोनाहा रारू नदी पे है, झारखंड में। गौतम धारा या जोनाहा रारू नदी। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में है। और दसम जलप्रपात कांची रिवर पे है, झारखंड में। ये जो मैंने जलप्रपात आपको बताया है, इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो बाकी जो जलप्रपात से अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे रीजनिंग लगा करके आप उसको एलिमिनेट करके टिक कर सकते हैं, और जो कि इस लिस्ट में नहीं हो। लेकिन अमूमन आपको इस लिस्ट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि पहले कभी ना कभी पूछे गए हैं। और आप जानते हैं कि अमूमन इस तरह के क्वेश्चन खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही ला करके डाल दिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसको लेकर के आप परेशान नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसको भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे, याद रख लेंगे। मैं फिर से बता दूं, कोचिकल जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटका में, दूध सागर है जो मांडोवी रिवर गोवा में है, जोग या गरसोप्पा है श्रावती नदी कर्नाटका पे है, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटका में है, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी झारखंड पे है, कपिल धारा नर्मदा मध्य प्रदेश में है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा मध्य प्रदेश में है, चित्राको इंद्रावती नदी पे है छत्तीसगढ़ में, जो नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। दूध धारा है नर्मदा नदी पे, गौतम धारा है या जोनाहा रारू नदी झारखंड पे, चुलिया है चंबल राजस्थान में, और दसम है कांची रिवर झारखंड में। ये यहाँ पे कुछ मैंने आपको
वाटरफॉल के बारे में बात किया, आप इसको क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेक्स के बारे में, यानी कि झीलों के बारे में। ठीक है, जब हम झीलों के बारे में बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हमने यहाँ पे बताया है, वो बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है जो लेक हमने यहाँ पे डाला है, मोर देन इनफ है। उलर लेक द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बनेगा, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन पिछले साल ही एक घटना हुई है, यानी कि स्टेट के रूप में जो JNK थे उसको दो भागों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो वहां से एक पॉइंट निकल के आता है, उलर लेक, ऑक्सबो लेक है जम्मू झेलम नदी पे जम्मू और कश्मीर में, इस पे तुलबुल प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, मतलब कि एक उलर लेक से कितने सारे बातें यहाँ पे निकल के आ रही है। मैं फिर से एक बार बताऊं, सबसे पहला पॉइंट तो किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है। कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, इस पे तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये पॉइंट है। और मीठे पानी की, जिसको फ्रेश वाटर बोलते हैं ना, ताजे पानी या मीठे पानी, यहाँ पे मैंने मीठा पानी इसलिए बताया क्योंकि आप लोग पहले अगर पढ़े होंगे कभी हिंदी में लुसेंट वगैरह या दूसरे कोई किताब, तो वहाँ पे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता था उलर लेक को। तो आप सादे पानी, ताजे पानी का सबसे बड़ा लेक आप कह सकते हैं, उलर लेक को कहते हैं, सबसे बड़ा लेक है ताजे पानी का। ठीक है ना, चलिए उलर लेक। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में, आप जानते हैं कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, पहले इस लेक पे फिल्म भी बनते थे, लेकिन जब से वहाँ पे ये चीजें शुरू हुई, आतंकवादी घटनाओं और ये कहानी, तब से ये चीजें यहाँ पे गड़बड़ा गया है। सांबर लेक, सांबर लेक आप नाम से भी आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, सांबर यानी कि नमकीन, तो ये नमकीन लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक जो कि राजस्थान में, तो सॉल्ट वाटर लेक है जो कि राजस्थान में है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सबसे बड़ा सांबर लेक। ठीक है, डिंडवाना ये भी सॉल्ट वाटर लेक है जो राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सांबर और डिंडवाना से, उलर लेक से तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ये बात आप जानते भी है, बनाया भी होंगे आपने। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। इसके तीनों के बारे में पॉइंट क्या है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो राजस्थान में है, राणा प्रताप से राजस्थान आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, जवाहर सागर राजस्थान में है, और गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये तीनों चंबल नदी पे, यही इसका एक यूनिक है, तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये चंबल नदी पे है, मैन मेड लेक है। गोविंद सागर के बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है, आपके जब नदी हम पढ़ा रहे थे सतलज नदी, तो गोविंद सागर के बारे में, जहां पे आप जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो गोविंद सागर लेक फॉर्म्ड नियर भाखड़ा नांगल डैम, हिमाचल प्रदेश। ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, ये सबसे बड़ा क्या है, आर्टिफिशियल लेक है। इसको एक कॉपी में आप लिख लीजिएगा, द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक या मैन मेड लेक गोविंद सागर। चलिए नागार्जुन सागर की हम बात करें तो ये कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नागार्जुन सागर के बारे में। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पे है, छत्तीसगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी, छत्तीसगढ़। लोकटक लेक की बात करते हैं, आपको पहले भी हमने मणिपुर जब पढ़ाया था, जब हम ईस्टर्न रेंज के बारे में बात कर रहे थे, पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में, तो हमने कहा था कि लोकटक लेक पे तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है केबुला लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। वही बात हमने यहाँ पे बताया था, मणिपुर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग इंटरनेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन दिस लेक। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बने हैं बहुत बारी, आगे भी बन सकते हैं। तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है जो लोकटक लेक पे है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों ने कौन कौन सा लेक लिया है, ध्यान दीजिएगा। चिलिका लेक आप जानते हैं उड़ीसा लेक है। लैगून लेक जब हम आपको बता रहे थे, जैसे मैंने बताया था ऑक्सबो लेक और लैगून लेक ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं, बस लैगून लेक जो है ना वो कहां बनते हैं, समुद्रों में। ऑक्सबो लेक कहां बनते हैं, क्या बोलते हैं, नदियों में। तो ये जो पॉइंट है इसको समझिएगा, लैगून हमेशा समुद्र, लैगून लेक हमेशा वैसे लेक को कहा जाएगा जो समुद्री मैन्युफैक्चरिंग है, और ऑक्सबो लेक वैसे लेक को कहा जाएगा जो रिवर का मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये लैगून लेक है, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, ये क्या है, लैगून लेक है। उसी तरीके से लैगून लेक जो कि केरला में हम क्याल कहते थे या बैक वाटर कहते थे, वैसा ही लेक बेम्बनाद है, और वैसा ही लेक अष्टामुडी है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बेम्बनाद और अष्टामुडी भी इसी कैटेगरी के लेक है, लेकिन ये पूर्वी इंडिया में पाया जाता है, यानी कि पूर्व घाट पे है। ये चिल्का, कोलेरू और पुलिकट पूर्व घाट पे है, जबकि बेम्बनाद और अष्टामुडी पश्चिमी घाट पे है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। तो लैगून लेक की ही एक कैटेगरी है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, लार्जेस्ट बैकवाटर लैगून है,
और नेस्टिंग साइट ऑफ ओलिव रिडले टर्टल। यहाँ पे ये एग्जाम का क्वेश्चन कई बार पहले पूछ चुका है, पहले बहुत पहले पूछता था कि ओलिव रिडले जो कछुआ है, ओलिव रिडले, उसका जो नेस्टिंग हाउस है या वो जो अपना बच्चा देता है उसका रहने का जो घर है वो कौन सा है, तो वो चिल्का लेक का उड़ीसा है, उड़ीसा में चिल्का लेक। तो हो सकता है चिल्का लेक आपसे पूछ दे या हो सकता है स्टेट का नाम दे दे, तो उड़ीसा आपको टिक करना होगा। पहले स्टेट का नाम कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ओलिव रिडले कछुआ के बारे में, टर्टल के बारे में, ठीक है ना। तो ये नेस्टिंग प्लेस है चिल्का लेक जो ओलिव रिडले टर्टल का, ठीक है। कोलेरू लेक, कोलेरू लेक का आंध्र प्रदेश बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में है कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। हालांकि पुलिकट लेक श्रीहरिकोटा, अच्छा पुलिकट लेक के बारे में बता दें कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में बाउंड्री है जो एक दूसरे को शेयर भी करता है, मतलब कि मैक्सिमम पार्ट लेकिन आंध्र प्रदेश में पुलिकट का। अच्छा पुलिकट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेम्बनाड लेक है, लार्जेस्ट लेक इन द केरला है, आप जानते हैं, और ये भी एक तरीके के लैगून है जिसे कयाल कहा जाता है। मैं लिख देता हूं लैगून, जिसे क्या कहा जाता है, क्याल कहा जाता है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, क्रेटर लेक है, मेटेओराइट से बना है। मेटेओराइट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल ये जो लोनार लेक है वो अंतरिक्ष से गिरे हुए बड़ा सा पिंड, अंतरिक्ष से गिरा हुआ बड़ा सा पिंड जिसको मेटेओराइट बोलते हैं, वो जब धरती पे गिरता है तो चूंकि उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो जहां भी गिरता है वहां पे गड्ढा कर देता है, तो वही गड्ढा लोनार लेक है, याद रखिएगा। वही गड्ढा क्या है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, जो अंतरिक्ष से गिरे हुए पिंड जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में वो क्षुद्र ग्रह घूमते रहता है, तो वही क्षुद्र ग्रह में से एक पृथ्वी की तरफ आया आकर्षित होकर के अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और बहुत तेजी से पृथ्वी के सीमा में प्रवेश किया उसके बाउंड्री में, और जब नीचे गिरा तो एक लेक बना दिया जिसे लोनार लेक कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फाउंड बाय मेटेओराइट, या इसको क्रेटर लेक भी कहा जाता है, क्रेटर लेक। लोनार लेक महाराष्ट्र में, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा क्रेटर लेक, ठीक है। चोलामू लेक सिक्किम में है, सबसे हाईएस्ट लेक है, यानी कि ऊंचाई की स्थिति से देखें तो सबसे ऊंचाई पे स्थित चोलामू लेक ही है, सिक्किम में है चोलामू लेक, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अष्टामुडी लेक केरला में है, ये भी एक तरीके का लैगून या कयाल है, या इसको ये कह सकते हैं बैकिस वाटर है, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था बैकिस वाटर जब हम आपको कयाल समझा रहे थे। हुसैन सागर लेक बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में जो झील है वो हुसैन सागर झील है। तो ये जो मैंने आपको लेक के बारे में बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम लेक हमने यहाँ पे कवर किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह मैंने कवर किया है, तो एग्जाम में यहां से बाहर आपको कोई लेख पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो फिर से वही रीजनिंग से निकल जाएगा, लेकिन नहीं पूछेगा, इत्मीनान रखिए। हाँ इधर उधर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चिल्का देकर के ये किस प्रकार का लेक है, तो भाई सॉल्ट वाटर लेक है, क्योंकि वो समुद्र से बना है तो सॉल्ट वाटर लेक ही होगा, तो ऐसा करके पूछ सकते हैं। कहां है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। या फिर ये क्याल और लैगून करके आपसे पूछ सकता है कि जो लैगून है उसको, या बैकिस वाटर लेक है उसको क्या बोलते हैं केरला में क्या कहा जाता है, या वेस्टर्न घाट पे क्या कहा जाता है, तो कयाल कहा जाता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट पे क्या कहा जाता है बैकिस वाटर को, तो लैगून कहा जाता है। लैगून और ऑक्सबो में क्या डिफरेंस है, तो ऑक्सबो लेक जो होते हैं ना वो रिवर पे बनते हैं, जबकि लैगून समुद्री लेक है, यानी समुद्रों के द्वारा फॉर्मेशन है। तो ये कुछ डिफरेंसेस करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीछे की वीडियो में हमने इन चीजों को समझाया हुआ है, तो उसको बड़े गौर से आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये हमारा लेक था, और उससे पहले हमने वाटरफॉल के बारे में बात किया, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक छोटा सा सेगमेंट हमने यहाँ पे आपको कवर किया है, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, एक बार अपने से कॉपी में लिख लीजिएगा पेन चला करके, तो याद रहने की संभावना बढ़ जाती है, याद रह जाता है, ठीक है। छोटा छोटा समय दीजिए, आप दिन भर में मुश्किल से 1 आध घंटा का समय दीजिए, आप जीएस के लिए, आपका जीएस तैयार हो जाएगा, ये बिलीव हमारा है, ठीक है। सिर्फ 1 घंटा समय दीजिए, वीडियो देखिए और छोटा सा रिवीजन कर लीजिए, वीडियो देखिए और थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। पेन चला सकते हैं एक रफ की तरह अपने कॉपी में, तो वो याद रखने का और अच्छा तरीका हो सकता है। मैप जरूर लीजिएगा, बिना मैप के आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, और मैप अगर आप लेंगे तो आपको ज्योग्राफी छोड़िए पॉलिटी हिस्ट्री में भी वो काम देने वाला है, मैप बहुत ज्यादा काम देने वाला है, हम आपको सीधे सीधे बताते हुए चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।